प्रेम विवाह होता है, लव मैरिज होता है, क्या इस साल ज्यादा होने वाले हैं? अगर इस तरह का आकर्षण उत्पन्न करना चाहते हैं तो एक मोहिनी तिलक होता है, वो धारण करके और माँ कामाख्या का मोहिनी वशीकरण ट्राई करिए। तो ये जो आपको पता चलता है, कैसे पता चलता है? शिव जी का मंदिर है, 500 से 700 साल पुराना मंदिर। वहां पर रात को तुरिया संध्या 10:30 11 बजे के हम्म, बाद आप बैठिए मंदिर में। इतनी सटीक भविष्यवाणी कर कैसे लेते हैं आप? शंकर जी के मंदिर में बैठ करके अर्धरात्रि को भविष्यवाणी का रिपोर्ट तैयार करते हैं। अनुभव या कल्पना, इसके बीच का भेद ग्रह चाल बताता है। कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो कहते हैं कि कोई देवी है या देवी शक्ति है जो उनके कानों में बता देती है, अगर कोई समस्या उनके पास लेकर जाता है। भी व्यक्ति अगर इस तरह से कहता है कि मेरे पास ये वाला शक्ति है जो मुझे कान में आके बताता है, हम्म, जिस क्षण उसने ये बताया होगा उसी क्षण वो शक्ति खंडित हुई होगी। क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो कब तक जो है उनका वर्चस्व जो है बना हुआ रहेगा? बीजेपी में भले नियम है कि 75 साल पे रिटायरमेंट है, लेकिन वो नियम इस बार लग रहा है ब्रीच हो जाएगा। योगी जी और मोदी जी की जोड़ी को कहा जाता है डबल इंजन की सरकार। योगी जी को अगला पीएम बनना है भारत का। ये तय है, हाँ, वो बनेंगे। बनेंगे। आने वाला 5 सत्र का चुनाव यानी 25 ईयर्स प्रॉपर ले लीजिए। उसके बाद डेमोक्रेसी कोलैप्स करेगी यहाँ पर। डेमोक्रेसी को कोलैप्स करने के बाद राजतंत्र पुनः एक्टिवेट होगा भारत में। उसको कभी भी बताते नहीं। अगर जिस दिन आपने अपनी इष्ट को व्यक्त कर दिया, वो अनुभव दे रहे हैं उसको व्यक्त कर दिया, जिस तरीके से अनुभव हो रहा है उसको व्यक्त कर दिया, तो व्यक्त होते ही साधना खंडित हो जाती है। बलि को आप किस रूप में देखते हैं? हमारा जो धर्म है इसमें हर किसी के लिए रास्ता बना हुआ है। मांस खाते हो उनके लिए भी है, मांस नहीं खाते हैं उनके लिए भी है। किताब से हमारा धर्म नहीं चलता है। होंगे धर्म जो किताब पे चलते हैं, लेकिन हमारा धर्म का कोई किताब नहीं है। सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों प्रकार से देवी अपने आप को व्यक्त करती है। तामसिक स्वरूप की जो देवी होती हैं उनको बलि चढ़ती है। कि अगर आप इंटेंशनली किसी मंदिर के अंदर जहां बलि बराबर पड़ रहा हो वहां की बलि रुकवा देते, मैं बता रहा हूँ इंस्टेंटली आप बर्बाद हो जाएंगे। आने वाले महीने में या इस साल में और कितनी विमान दुर्घटनाएं हैं? 14 जून से 16 जुलाई 2026 में बार बार विमान दुर्घटना होता है वो दिखाई पड़ता है। इसे अभी बोला हुआ है कि 28 जनवरी से 27 फरवरी तक प्लेन नहीं लेना है। पहला हादसा 28 जनवरी को हुआ, अजीत पवार जी का होता है। बैंकों में ताले लगने वाले हैं। 13 अगस्त से शुरू हो जाएगा डाउनफॉल, जो कि 30 अक्टूबर तक चलेगा। 13 अगस्त से 30 अक्टूबर डाउनफॉल है। उस बीच बैंकों को भी भारी नुकसान है, बैंकिंग इंडस्ट्री का भी शेयर गिरता हुआ उस समय दिखाई पड़ता है। कि सोना पाना और सोना खोना ये दोनों ही जो है दोनों गलत दोनों होता गलत है। है। हाँ, सोना बढ़ेगा। अभी इस साल 2.5 लाख का आंकड़ा क्रॉस करेगा। मैं बता रहा हूँ एक डेट आपको। 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच सोना वापस गति पकड़ने लगेगा, फिर से बढ़ने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने पॉडकास्ट द अश्मिता में। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत है जिन्हें पहचान की जरूरत नहीं है, लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ द डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर सुमित आचार्य जी महाराज। इनकी भविष्यवाणी इतनी सटीक होती है कि बोलते हैं चंद मिनटों में, चंद सेकंड में जो है शेयर मार्केट जो है गिरा सकते हैं, उठा सकते हैं। एयरलाइंस की मैंने सुना है कि एयरलाइंस की भी चीज़ें जो है ये उठा और बैठा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए सबसे पहले इनका हम स्वागत कर लेते हैं सर। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। शुरुआत करते हैं कुछ शुभ संकेत से। हर हर महादेव। वही, ये तो आपका सिग्नेचर स्टेप्स हो गए। आप भी तोड़ी। मैं भी तोड़ूं? मैं तोड़ लूंगी, मुझे लोगो लगा पड़ा है मुझे। मुझे खुद भी मेरे हाथ कांप रहे हैं। उधर करके लोग तोड़िए, देख लेते हैं। तोड़िए। एक मिनट। नो नो नो, नॉट लाइक दैट। ऐसे सीधा हिट करिए। या दिस वाज हॉरिफिक। वो एक गिर गया टुकड़ा। यस, इसको ऐसे फेंकना होता है, ये ऐसे throw ओके। it। चलिए, ये जो है आपने महाराज जी बड़ा अलग ही कर दिया, कुछ अनोखा सा हो गया। और लगा मुझे तो नहीं ना आपको? नहीं, हल्का सा लगा, लेकिन ठीक है। ये Sure? मुझे बता रहा है कि कुछ अलग है। अच्छा, कुछ ज्यादा ही अलग है ये। कहाँ लगा? कुछ नहीं, ठीक है। हल्का सा यहाँ, कोई नहीं, अरे अरे, वो संभाल करके ना एक्चुअली। कोई बात नहीं। Okay। याद रहेगा मुझे भी याद रहेगा ये चोट मुझे कहाँ मिली थी। खैर, मुझे बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से दोबारा से। और ये सिग्नेचर स्टेप देके जो है आपने हमारे दर्शकों को और ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया है कि आज हम क्या जो है बात करने वाले हैं। हालांकि 2026 को लेकर आप बहुत सी भविष्यवाणी कर चुके हैं। जी। सोशल मीडिया पे हम लगातार जो है देख भी रहे हैं। आपके नाम के आगे द डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर लग चुका है। सबसे पहले तो ये जो मिस्ट्री है इस पे थोड़ा सा
आप बताइए इसके बारे में, हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए यूजुअली मीडिया का ही कॉइन किया हुआ वर्ड है डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर। हुँ, वो इसलिए कि जो भविष्यवाणियां मेरे लोग देखते हैं तो उसको देखने के बाद लोग बहुत बड़े बड़े लाइफ के डिसीजन ले लेते हैं। तो जितना सीरियसली लोग अभी वो उनका मीडिया का कहना है जिस जिस प्रकार से कि जितना सीरियसली प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स को नहीं ले रहे हैं, उससे ज़्यादा सीरियसली मेरी भविष्यवाणियों को लेकर के लोग अपने लाइफ डिसीजन को कंट्रोल कर ले रहे हैं। जैसे यह टिकट कैंसिल करना या बाय करना, गोल्ड बाय करना, सेल करना, ये सारी चीज़ें लोग इस प्रकार से कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो एक प्रकार से लोगों का मानना है कि स्टेटमेंट से मेरे शेयर्स हिल जा रहे हैं, लोगों के बड़े-बड़े हुँ। डिसीजंस कंट्रोल हो जा रहे हैं, तो वहाँ से ये वर्ड कॉइन हो जा रहा है। ये बताइए मुझे, एयरलाइंस के बारे में बताते हैं कि रातों-रात शेयर गिरा देते हैं। मैं तो अब मान चुकी हूँ कि आप जो बोल रहे हो वही चीज़ सटीक हुँ, हो रही है। हुँ। तो ये जो आपको पता चलता है, कैसे पता चलता है? देखिए बिहार में औरंगाबाद में हुँ, एक शिव जी का मंदिर है, सुमिताचार्य गुरुकुल के ठीक अपोज़िट, हुँ, लगभग 500 से 700 साल पुराना मंदिर है। हुँ, तो उसको स्पेशली साधना के लिए ही बैठाया हुआ था, हुँ, शंकर जी को। वहाँ पर रात को तुरिया संध्या 10:30 से 11 बजे के हुँ, बाद आप बैठिए मंदिर में और बैठ कर के आप ध्यान लगाइए, तो आपको हुँ, बहुत सारी चीज़ों का अनुभव हो जाता है। और कई बार कष्ट के साथ भी जाते हो तो वो कष्ट निवारण हो जाता है वहाँ पे, रात के समय, वहाँ बैठने से। तो वहाँ पर ध्यान करके आप जब भविष्य फल का देखते हैं तो आपको आ जाएगा कि जैसे फागुन में क्या होगा, चैत में क्या होगा। अब उस पे आप ग्रहों का गणना का रिपोर्ट एक बार बनाइए फिर। हुँ, पहले तो आपको आभास होगा यानी गणेश, गणेश के बाद गणना। हुँ, ग्रहों का चाल समझिए कि क्या ग्रह चाल चल रहे हैं। हुँ, उसके अनुसार आप देखिए कि कहीं आपका जो आपको जो आभास हो रहा है कहीं आपका हुँ, कल्पना तो नहीं है। हुँ, तो कल्पना और वास्तविकता ज्योतिष में हुँ, भेद करिए हुँ, ग्रह गणना से। जी, और ग्रह गणना से मैच कर गया अगर वो हुँ, वाला जो आपको आभास हुआ है, हुँ, तो फिर आप उसको बकायदा नोट डाउन करिए। हुँ, उसी को करके पिछले साल भी 48 भविष्यवाणियों का लिस्ट बनाया था। और वही लिस्ट जो है अभी हमारे पिछले साल जो घटनाएं घटी, जैसे कि 2025 के 10 जुलाई को एक पब्लिश किया। हुँ, तो वो जो पब्लिश रिपोर्ट था बोला हुआ था उसमें कि 2026 का शुरुआत होगा और जनवरी में देखिएगा कि सबसे पहले अमेरिका युद्ध में आ जाएगा, हुँ, 28 जनवरी से पहले। हुँ, 3 जनवरी को यूएस ने वेनेजुएला पे हमला हुँ, किया। फिर 9 तारीख को जो मिडिल ईस्ट में करेंसी कोलैप्स हुआ है, वो भी उसमें प्रेडिक्टेड था कि हुँ, मिडिल ईस्ट में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा हुँ, हुँ, 28 से पहले। हुँ, और वही होता है 9 हुँ, तारीख को मिडिल ईस्ट हुँ, में ईरान की करेंसी कोलैप्स कर जाती है। जी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला भी आना था 28 जनवरी से पहले, हुँ, जनवरी हुँ, 2026 में। 13 जनवरी को ही यूजीसी का नियम आता है जिस पे हुँ, बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। हुँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि उसी प्रकार से घटित होती हैं जो साधना और गणना दोनों का मिश्रण है। ये ब्लीडिंग हो रही है अरे ज़रा-सा, बाप रे! आपको हाँ। ज़्यादा लग गया जी। हाँ, तो ये ब्लीडिंग हो रही है ज़रा-सा। कुछ आपकी एक बात वो हो गई, हाँ, पता है क्या? क्या? कहते हैं ना कि शक्ति जो है शायद लेती हैं, हुँ, हुँ। ली हैं। हुँ, हुँ। लो, जितने भी एस्ट्रोलॉज़र को देख रहे हैं या हुँ, सुन रहे हैं हुँ। ना, आधा सारे लोगों ने ये बताया कि 2026 जो है बहुत-बहुत अच्छा रहने वाला है, सभी राशियों के लिए अच्छा रहने वाला है। कुछ-कुछ जो होंगे जो थोड़ा अलग-अलग बता रहे थे, डरा भी रहे थे। लेकिन 2026 को लेके जो आपका प्रेडिक्शन रहा है, अब तक हुँ। जो हमने जितनी भी भविष्यवाणी सुनी है, बहुत हद तक सटीक रहा है। इतनी सटीक भविष्यवाणी कर कैसे लेते हैं आप? देखिए सटीकता जो है अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान रहेगा और गणना के साथ में अनुभव को भी मानेंगी, तो आप सटीकता पर आ सकती हैं, सटीक भविष्यवाणी आप कर सकती हैं। जैसे अपनी भविष्यवाणियों को तो मैं शंकर जी पर छोड़ देता हूँ। शंकर जी के मंदिर में बैठ कर के अर्धरात्रि को भविष्यवाणी का रिपोर्ट तैयार करता हूँ और वही भविष्यवाणियाँ फिर आगे आप लोगों को सुनाता हूँ। शंकर जी बताते हैं क्या ऊपर से? शंकर जी अनुभव तो करवा देते हैं। अनुभव के बाद अब अनुभव या कल्पना, इसके बीच का भेद ग्रह चाल बताता है। तो ग्रहों की भाषा भी है, क्योंकि मैं केवल देव शक्ति पे बातों को नहीं थोपूँगा। इसमें ग्रहों का चाल भी स्टडी होता है और कभी-कभी इमेजिनेशन पर भी काम करना है कि इमेजिनेशन तो नहीं हो रहा है कहीं। इमेजिनेशन पर आप काम करते हैं तो अगर वो ग्रह चाल के साथ मैच कर रहा है तो फिर कहता हूँ हाँ, ये वाला घटना घटने का योग है। देखिए, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, वो कहते हैं कि कोई देवी है या देवी शक्ति है जो उनके कानों में बता देती है, हुँ। अगर कोई समस्या उनके पास लेकर जाता है। तो क्या सुमित जी के भी दिमाग में ऐसी चीज़ चल रही है कि मैं भी अब दरबार लगाऊँगा और बैठ के लोग आएँगे मेरे पास तो मैं उनकी समस्याओं का निदान करूँगा। इस तरीके का ख़्याल क्या आपके भी ज़हन में है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी आपके पास किसी भी प्रकार का शक्ति है या कोई अनुभव आपको प्राप्त होता है, उसको कभी भी बताते नहीं हैं। हुँ, अगर जिस दिन आपने अपने इष्ट को व्यक्त कर दिया, जो हुँ, आपको अनुभव दे रहे हैं उसको व्यक्त कर दिया, जिस तरीके से अनुभव हो रहा है उसको व्यक्त कर दिया, तो व्यक्त होते ही साधना खंडित हो जाती है।
ये शास्त्रोक्त नियम है। अगर साधना है हुँ, और व्यक्त हुआ तो साधना खंडित। जो शक्ति आपके साथ चल रही है, आपने उसको बाकायदा व्यक्त कर दिया कि ये शक्ति है, हुँ, तो फिर वो शक्ति चली जाती है वहाँ से, उसका अपमान हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से कहता है कि मेरे पास ये वाला शक्ति है जो मुझे कान में आके बताता है, हुँ। जिस क्षण उसने ये बताया होगा उसी क्षण वो शक्ति खंडित हुई होगी। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं सुबीर जी, उन्होंने बोला है कि मुझे ऊपर से पता चलता है, लेकिन वो तो कंटिन्यू चीज़ें लेके चल रहे हैं, तो खंडित तो नहीं अब हुई बोलने होगी ये? दीजिए, अब जो बोला है उन्होंने क्या बोला है, मुझे किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन हुँ। शास्त्रोक्त सिद्धि का यही नियम है कि शक्ति खंडित होकर फिर चली जाती है। तो मतलब मैं ये मान लूँ कि आपका आगे ऐसा कोई प्लान नहीं है? मेरा क्या कोई दरबार जैसा कोई प्लान नहीं है। मैं बहुत जनरल जीवन जीने में बिलीव ज़्यादा करता हूँ, हुँ, नॉर्मल तरीके से। अगर आपने देखा होगा तो बहुत ज़्यादा आडंबर मेरे में नहीं दिख रहा होगा। नहीं। नॉर्मल परिधान है, सब कुछ है। चाहूँ तो अभी जिस तरीके से वीडियोज़ चल रही हैं, हुँ, चाहूँ तो अभी बहुत बड़ा महाराज बन जाऊँ, हुँ, पूरा सारा आडंबर पहन लूँ, बहुत सारे मालाएँ पहन लूँ कि रोड पे निकलूँ तो भीड़ लगे, सब हुँ। प्रणाम करने बैठ जाएँ, दंडवत मारने बैठ जाएँ। लेकिन वो सब चीज़ें नहीं चाहिए। तो क्या सुमी जी को ये पसंद नहीं कि लोग उन्हें दंडवत करें? नहीं, उतना नहीं पसंद है। जितना बार आपको कोई आकर के प्रणाम करता है, आपको प्रणाम के बदले उसको कुछ देना पड़ता है, अपने आशीर्वाद मतलब आप शक्ति से। देने से बचते हैं। देने से नहीं, आपके पास जो है मतलब अभी स्वतः में जितना देना चाहिए उतना तो दे ही रहे हैं कि हुँ, जो देश दुनिया को इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है कि चलो ये घटना होने होने का चांस है, ये सारी चीज़ें तो दे ही रहे हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त जो है बार-बार कोई आकर के आपका चरण स्पर्श करे, ये चीज़ें भी ठीक नहीं है। तो ये बताइए जब आप भविष्यवाणी करते हैं, हुँ, तो लोगों में डर का भी माहौल हो जाता है और कुछ तैयारियाँ भी लोग कर लेते हैं आगे कुछ घटना हुँ, होने से पहले। जब आपने वो एयरलाइन्स वाली मतलब भविष्यवाणी की थी, हाँ। उसके बाद कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा हो यार मैंने करके ना गलती कर दी या मुझे नहीं बताना चाहिए था? क्योंकि लोगों में डर का भी माहौल काफ़ी ज़्यादा हो गया था, डर ज़्यादा हो गया था कुछ तो। पर्सनल लोगों का मार्केस्ट देखा था मैंने। हुँ, कुछ पर्सनली जब हुँ, कुंडलियाँ देखता हूँ, तो हुँ। पर्सनली लोगों का मार्केस्ट देखा था। तो उनका था कि नहीं 2 महीने में आपका मृत्यु तय है, और मैं बताया था उनको। मृत्यु तो हो गई उनकी, लेकिन वो बताना थोड़ा-सा, क्योंकि वो जो 2 महीने का समय था, हुँ। वो उनका बड़ा कष्टकारक बीता था, टेंशन में थे। तो ये बताइए क्या आपको ये पता चल जाता है कि सामने वाले की मृत्यु दर्दनाक होने वाली है या फिर नॉर्मल तरीके से ऐसे कुछ? देखिए, पता चलने जैसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें आप कैलकुलेशन अगर सही से करने आता है हुँ, कुंडली को देख कर के, तो आप हुँ। चीज़ों को जान सकते हैं, कि अनुभव लगा सकते हैं कि क्या कुछ होगा। भूकंप, मुझे लगता है हर साल आते ही है यहाँ पर, हुँ, हमेशा ही होता है ये चीज़ें। तो ये बताइए कि इस साल भी ऐसा कुछ है कि है। मान-जान की हानि होगी हुँ, भूकंप हुँ। से, ऐसा हाँ, कुछ है? हाँ, है। कब है? भारत में कमज़ोर है भूकंप इस साल, लेकिन मैंने एक लिस्ट बना रखा है, मैं हुँ, बताता हूँ आपको डेट उसका। 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में चाइना, रशिया, मंगोलिया वाला जो क्षेत्र हुँ, है, उत्तरी प्रांत, हुँ, वहाँ पर भू भूगर्भ का दिक्कत है। वहाँ हुँ। पर भूकंप आने का योग है। इसको मान-जान मैं की हानि दोबारा बोल होने देता हूँ। दोबारा बोलना है, बोलिए। यहाँ से फिर से टेक है। ठीक। अगर भूकंप के योग की बात कर रहे हैं तो 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में चाइना, रशिया और मंगोलिया का जो क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत शक्तिशाली भूकंप आने का योग है। हुँ, उससे जन माल की हानि होने का योग है। और भूकंप के साथ में एक बाढ़ आपके साथ प्रिडिक्ट करता हूँ मैं। 27 मई से 15 जून 2026 के बीच में केरला और तमिलनाडु के क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आता हुआ दिखता है। उससे भी जन क्षति का योग है। इस बार सारे योग बने हुए हैं। हाँ, ये दोनों योग है। अच्छा ये बताइए कि इस बार 2026 में पूरे विश्व में या फिर हमारे ही देश में कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको लग रहा है कि आर्थिक स्थिति जो है डगमगाने वाली है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है वो मतलब हमारे ही देश में होगी या फिर पूरे विश्व में होने वाली है? देखिए, विश्व में आर्थिक संकट आएगा। बहुत बड़ा गेम हुआ है अभी एक, हुँ, कि सबके पॉकेट से जो असली करेंसी होता है, हुँ, जो भगवान का दिया हुआ धन होता हुँ, है, सोना और चांदी, ऐसा योग बनाया गया है, जियोपॉलिटिकल योग है, कि सबके पॉकेट से सोना-चांदी निकल कर के अब मार्केट में आ चुका है, और हुँ, सबने उसके बदले लिया है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का हुँ, वचन देता हूँ। हुँ, हुँ, तो ये हुआ है कि जैसे ही चांदी 4-10 पहुँचा था और नीचे 40,000 50,000 करके डिप हो रहा था, तो हुँ, उस समय लोग अपना पुराना खजाना भी निकाल के बेच दिए हैं। हुँ, और बेचने के बाद लिए हैं वही प्रॉमिस बाय द गवर्नमेंट, कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो असली हुँ, पैसा दे दिया है आपने और केवल वचन खरीदा है। अब वो वचन जो है, अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखा जाए तो जियो पॉलिटिकल वे में
सभी कंट्रियों में ऐसा हुआ है, केवल भारत में नहीं, सब कंट्री के लोगों ने यही किया है और सबका पुराना खजाना खाली है। हुँ, तो उससे क्या होगा, आने वाले समय में किसी भी प्रकार का जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है, कोई हुँ, युद्ध होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें सरकार जब आपके पैसे होल्ड करती है या करेंसी कोलैप्स करता है, तो सोना चांदी से हीन लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं और भूखमरी का शिकार होते हैं। उन्हीं लोगों को फिर हाथ फैला के वेट करना पड़ता है कि कब कहीं से राहत का मदद आएगा या राहत का कोई प्लेन आएगा जो खाना का पैकेट गिरा के जाएगा। तो ये जो चीज़ है इसीलिए होता है क्योंकि आप सभी ने सोना चांदी बेचा, और सोना चांदी तभी देते हैं जब बहुत ज़्यादा विकट परिस्थिति हो। केवल प्रॉफ़िट और लॉस की चीज़ नहीं है, ये सौभाग्य असौभाग्य का कारक भी है। आपने सोना और चांदी अगर बेचा है तो बहुत बड़ा असौभाग्य भी लेके आए हैं जीवन में। कहते हैं ये बेचना। और हुँ, एक और चीज़ मैंने सुना है, मिथ है ये, क्या है ये आप मुझे बताइए, कि सोना पाना और सोना खोना ये दोनों ही जो है दोनों गलत दोनों होता गलत है। है, हाँ। अगर आपको कहीं सोना मिल जाए, तो हाँ, समझिए कुछ असंकेत है, खराब है। हाँ। और कहीं अगर आपको सोना कहते हैं खो गया, तो वो भी खराब संकेत है, दोनों अपशकुन माना जाता है। इसीलिए जब ऐसा किसी के साथ हुआ हो तो हुँ, पुष्य नक्षत्र आता है, महीने में हर हुँ, बार एक बार आएगा। हुँ। तो पुष्य नक्षत्र वाले दिन आप क्या करेंगे कि सोना खरीदेंगे और देवी माता के मंदिर में चढ़ा देंगे। सोना। सोना, छोटा-सा ही सही लेकिन सोना देवी माता के मंदिर में चढ़ा देंगे। सर्वाणि विघ्नानि हरन्ति पूखा कहा गया है। तो सब विघ्न वो हर जाता है सोना का। सोने की बात कर रहे हैं और सोने का रेट जिस तरीके से आगे भाग रहा है, बीच में भी हाल में ही जो है रेट कम भी हुआ। तो हुँ। आपको क्या लगता है, सोना जो है बहुत ऊपर तक जाने वाला है या फिर एक समय के बाद जो है वो रुक जाएगा? सोना बढ़ेगा, अभी इस साल 2.5 लाख का आंकड़ा क्रॉस करेगा। मैं बता रहा हूँ एक डेट आपको, 20 अप्रैल से 18 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में सोना वापस गति पकड़ने लगेगा, फिर से बढ़ने लग जाएगा। तो लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी करते हैं सोने पे। जैसे ही जो है प्राइस कम होता है, लोग भाग-भाग के लेने लग जाते हैं। हुँ। तो अभी एक नसीहत या एक तरीके से सुझाव क्या देना चाहेंगे आप? सोना और चांदी में इन्वेस्ट करना शुरू करिए, और इस साल मेटल में इन्वेस्ट करना अच्छा है। उसके अतिरिक्त खाने-पीने की चीज़ें हो गई, एग्रो इंडस्ट्री हो गया, ये सब में इन्वेस्ट करना अच्छा आइडिया नहीं अच्छा आइडिया नहीं है। है। नहीं। अच्छा, एक और बात बताइए आप मुझे कि जैसे लड़कियाँ, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ क्या, सभी के यहाँ की बात है ये, हुँ। हम शादी करते हैं तो लड़कियों को तोले भर सोने भर-भर के देते हैं। हुँ, हुँ। क्या इस बार दे पाएँगे? दे पाएँगे, क्यों नहीं दे पाएँगे? अगर जैसे सामर्थ्य बनाया है आपने तो दीजिए, अगर सामर्थ्य नहीं है, हुँ। तो बहुत अधिक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उतना ज़्यादा दे दें। जितना दे पाएँ उतना देना चाहिए अपना शक्ति के अनुसार, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपने दे दिया कि आपका निजी जीवन प्रभावित होने लग जाए। लेकिन पहले की अपेक्षा लोग उतना दे भी नहीं पाएँगे। हाँ, क्योंकि पहले हाँ। जितना, जैसे हमारे साइड में, जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ, हुँ, अगर हुँ। यूपी, बिहार या झारखंड का जो बेल्ट है ना, हुँ। वहाँ पे लड़की दे रहे हैं ना, साथ में सोना भी लाद के देते थे, हुँ, हुँ। कि इतना तोले दे रहे हैं, इतना ये दे रहे हैं। लेकिन अब वो तोले वाला सीन मुझे नहीं लगता कि कहीं से हो सकता है, इतना तो कोई दे ही नहीं पाएगा। हुँ, हुँ। अच्छा, एक और चीज़ आप बताइए सुमित जी, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, राजनीति एक ऐसी चीज़ होती है कि लोग बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं और इस हुँ। चीज़ को बड़ा ध्यान से देखते भी हैं। क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो कब तक जो है उनका वर्चस्व जो है बना हुआ रहेगा? अभी एक सत्र और रहने का योग आ रहा है, अभी एक और, एक और सत्र। मतलब इस बार भी वो रहेंगे ही। रहेंगे लग रहा है, क्योंकि बीजेपी में भले नियम है कि 75 साल पे रिटायरमेंट है, लेकिन वो नियम इस बार लग रहा है ब्रीच हो जाएगा। मतलब इस बार क्रॉस कर ही जाएगा। हाँ। तो योगी जी और मोदी जी की जोड़ी को कहा जाता है डबल इंजन की सरकार। हुँ। क्या लगता है इन दोनों के बीच में कभी विच्छेद हो सकता है? योग इस तरह का नहीं दिखाई पड़ता है योगी मोदी में विच्छेद का। और हालाँकि इंटरनल क्या है, क्या चीज़ें हैं, वो हालाँकि जो चीज़ें जैसी रखी गई हैं वैसी रहनी चाहिए। हुँ, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि योगी जी को अगला पीएम बनना है भारत का। ये तय है, हाँ, वो बनेंगे। बनेंगे। अच्छा, एक और बात बताइए कि योगी जी अगर पीएम बनते हैं, हुँ। तो हमारे देश की जो हालत होगी उस समय कैसी रहेगी? वही बुलडोज़र वाला राज चलेगा या कुछ बदलाव हो जाएगा? बहुत बड़ा बदलाव होगा। देश के अंदर ना एक चीज़ और होगा, लोगों के अंदर डेमोक्रेसी की डिमांड कम रहेगी उस समय। हुँ, क्योंकि आने वाला 5 सत्र का चुनाव यानी 25 इयर्स प्रॉपर ले लीजिए, उसके बाद डेमोक्रेसी कोलैप्स करेगी यहाँ पे, और डेमोक्रेसी को कोलैप्स करने के बाद राजतंत्र पुनः एक्टिवेट होगा भारत में। जो राजस्थान। सतयुग आदि से चलता आ रहा था, राजाओं का राज चलता था, वैसा ही राजतंत्र का युग है। पश्चिम बंगाल इलेक्शन आने ही वाला है हुँ, हुँ। और ममता बनर्जी को लेकर थोड़ी-सी भविष्यवाणी कर दीजिए, क्योंकि हमारे कई दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं कि भई ममता दीदी जो है रहेंगी इस बार या जाएँगी? रहेंगे। वो रहेंगी। हाँ। क्यों ऐसा लगता है कि वो रहेंगी इस बार? क्योंकि पिछले देखिए, चुनाव को देखते हुए आप बता रहे नहीं, हैं नहीं, या नहीं। बंगाल की स्थिति को देखते हुए बता रहे हैं, किस
कोई स्थिति को देखते हुए नहीं, जो भविष्य फल कह रहा है वो इसी प्रकार का है। जब मैंने शगुन इसमें किया था और जो मुझे डेट ऑफ बर्थ सप्लाइड है उनका, उसके अनुसार मैंने जब देखा था तो राजयोग उनका फिर से प्रबल हो रहा है। राजयोग मैं बहुत सुनती हूँ। ये राजयोग कुंडली में अपने पहले से बना हुआ रहता है जी क्या? हाँ, जी हाँ। जिसके कुंडली में राजयोग है, हाँ। गलती से भी जॉब करेगा तो बिल्कुल नीचे जाएगा। जिस दिन उसने बिजनेस करना शुरू किया, अपने नीचे कोई स्टाफ रख लिया हम्म। और स्टाफ से काम करवाना शुरू किया, हम्म। तो वहां से वो व्यक्ति राजा के समान बढ़ने लग जाता है। तो राजयोग का एक समय होता है क्या, कि जैसे कि नहीं, कहते हैं, भाग्योदय का समय होता है। राजयोग तो बचपन से ही होता है, उसकी पर्सनैलिटी में वो राजा का गुण दिखाई देगा। तो जो राजा होंगे वो कभी नौकरी नहीं करेंगे, राजा होंगे, अगर नौकरी करेंगे तो मुंह की गिरेंगे। मुखी गिरेंगे। हम्म। और या फिर ऐसा हो कि अगर जो सामने वाला उसका राजयोग है और उसके जो सामने वाला बंदा है वो नॉर्मल है, उसका कोई राजयोग नहीं है, तब क्या होगा? देखिए, राजयोग वाला पर्सन है, अगर हम्म। ऑफिस में काम कर रहा है, हम्म। जो उसका बॉस होगा वो राजयोग वाला ही होगा। इतना जबरदस्त विरोधाभास और ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि दोनों दोनों में लड़ाई होता रहता है और दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। बहुत जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कभी भी राजयोग वाला किसी के भी नीचे काम कर रहा होगा हम्म। तो वहां पर कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं है, ना उस व्यक्ति के लिए अच्छा है। पार्टनर की अगर बात करें तो राजयोग वाले को बहुत कम चांस होता है कि पार्टनरशिप का योग होता है, राजा अकेला चलता है। राजा अकेला चलता है। हम्म। अच्छा, अब ये बताइए कि ममता बनर्जी का आपने प्रिडिक्शन कर दिया, बता ही दिया कि ममता दीदी का ही आने वाला एक है। और बता दे रहा हूँ, हाँ। असम के अंदर हेमंत जी की सरकार है। हाँ हाँ। हेमंत जी है ना? नहीं नहीं, ऐसा हेमेंद्र क्या नाम है? वो हेमंत सोरेन की बात कर रहे हैं नहीं क्या? नहीं 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 नहीं। असम वो के अंदर जिनकी गवर्नमेंट है, हेमंत विश्व शर्मा। हाँ, हेमंत हेमंत हाँ, हेमंत, हाँ हेमंत हाँ। विश्व शर्मा जी। तो इस बार असम के अंदर का भी गवर्नमेंट स्टेबल दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी हेमंत विश्व शर्मा जी जीतेंगे वापस। सुमित जी, झारखंड में जयराम महतो को लेकर बहुत चर्चा है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं उनको लेकर, क्या कहानी क्या है इनकी? जयराम महतो जी की जब मैंने कुंडली देखी है, उनका भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई पड़ता है। समझिए उनके तारे अब चमकना शुरू हो गए हैं और एक बहुत ही बढ़िया शासक के रूप में वो झारखंड में उभरते हुए दिखाई पड़ते हैं। उज्जवल भविष्य है, ये दिखाई देता है। मतलब इस बार उनका तारा जो है टमटमाने ही वाला है। इस बार तारा टमटमाने वाला है, कुछ जबरदस्त करने वाले हैं, ऐसा कुछ योग है। ऐसा योग बन रहा है। जी हाँ। तो झारखंड जो है, बदलाव होगा झारखंड में, मतलब सब कुछ बदलने वाली है, रूपरेखा जो है बदलने वाली है। झारखंड की रूपरेखा बदलेगी। हम्म। थोड़ा-सा सरकारों में थोड़ा-सा नियम होना चाहिए, सुधार थोड़ा-सा बढ़ना चाहिए झारखंड के अंदर में। झारखंड के अंदर में दक्षिण पूर्व वाला जो भाग है झारखंड का, हम्म। वहाँ पर किसी प्रकार का थर्मल पावर प्लांट बैठवा दीजिए। हम्म। और झारखंड के उत्तरी भाग में कोई हम्म। रिजर्वायर बैठवा हम्म। दीजिए। पूरे झारखंड की दस्तूर बदल के रह जाएगी। और एक विशालकाय मंदिर झारखंड के ईशान कोण में बनवाइए। जिस प्रकार से घर का वास्तु होता है, हम्म। उसी प्रकार से स्टेट का वास्तु करिए। और जो नेता वैसा वास्तु को करवा देगा, हम्म। वो नेता वहाँ सम्राट के जैसा बहुत साल तक राज करेगा। उसका गद्दे कोई नहीं हिलाने वाला, कई पीढ़ियों तक राज कर सकता है। ये बताइए सुमित जी कि आप झारखंड को बड़े करीब से देखते हैं, जी हाँ। ठीक है? तो वहाँ पे एक बड़ा प्रचलन है, वहाँ भी है और कई ऐसी जगह पर भी है, कामाख्या जी में भी है, बलि का बड़ा है। तो हम्म। बलि को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अगर देखा जाए बलि को, तो हमारा जो धर्म है, हम्म। इसमें हर किसी के लिए रास्ता बना हुआ है। हम्म। आप मांस खाते हो उनके लिए भी है, हम्म। मांस नहीं खाते हैं उनके लिए भी है। और सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों हम्म। प्रकार से देवी अपने आप को व्यक्त करती है। हम्म। तो इसीलिए कैसा है कि अगर आप मांस खाते हैं हम्म। और उस अवस्था में धर्म का पालन कैसे करेंगे, या हम्म। कैसी किसी ऐसे समुदाय से आते हैं जहाँ मांस खाया जाता है, हम्म। तो वहाँ पे धर्म का पालन कैसे हम्म। करेंगे? अगर आपको कह दिया जाए कि ये अधर्म है, तो हम्म। आप धर्म से निष्कासित हो जाएँगे और कोई और धर्म को जॉइन कर लेंगे। हम्म। धर्म में हर चीज़ के लिए इसलिए मार्ग बनाया हुआ है और देवी ने खुद को वैसे-वैसे स्वरूप में व्यक्त भी किया है। तामसिक स्वरूप की जो देवी होती हैं, उनको बलि चढ़ती है, उनको रक्त चढ़ता है। लेकिन सात्विक स्वरूप की जो देवी होती हैं, उनको बलि नहीं चढ़ता है। तो बलि प्रथा के ऊपर बहुत लोग कहते हैं कि अशास्त्रोक्त है। बहुत लोग कहते हैं शास्त्रों में कहीं बलि का वर्णन ही नहीं है। नहीं है। मैं इतना बता देता हूँ हम्म। कि अगर आप इंटेंशनली हम्म। किसी मंदिर के अंदर जहाँ बलि बराबर पड़ रहा हो, हम्म। वहाँ की बलि रुकवा देते हम्म। हैं, मैं बता रहा हूँ इंस्टेंटली आप बर्बाद हो जाएँगे। ये आपने बोला चीज़ ना, मैं इस पे एक बात बोलूँगी आपको। हुँ। आप ये बता दिया आपने ना, मुझे याद है कि हमारे ही गाँव की बात है, मतलब जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ की बात है ये। किसी के घर में बलि की प्रथा जो है लगातार चल रही थी। हुँ। अचानक वहाँ पे किसी ने विरोध किया कि हुँ। मतलब नहीं करना जी। चाहिए। उनके घर के पूरा वंश खत्म हो गया। जी। तो वही कह रहा हूँ, इस चीज़ में ज़्यादा तेज़ बनने की आवश्यकता नहीं है। किताब से हमारा धर्म नहीं चलता है। हुँ। होंगे धर्म जो किताब पे चलते हैं, लेकिन हमारा धर्म का कोई किताब नहीं है।
ये सब बातें हैं कहने की कि हमारा 18 पुराण किताब में है, हाँ। हमारा रामायण महाभारत सब किताब में है, ये कुछ नहीं है। हमारा वास्तविकता में गुरु परंपरा पे चलता आया है। आपके गुरु ने जो आपको निर्देश दिया है वही आपका धर्म है। आप किताबों को मान करके सोचिएगा कि किताब से प्रमाण निकालेंगे और किताब ही सत्य बोलेगा। मैं इतना बता दूं, कई सारे मंत्र मैंने जो किए हैं, हुँ, उन मंत्रों के जो असली स्वरूप, जो किताब वाला स्वरूप है, वो बिल्कुल अलग है, वो भी याद रखता हूँ। हुँ, और जो गुरु सिखाते हैं वो भी याद रखता हूँ। हुँ, गुरु कई बार आपको मंत्र में त्रुटि वाला मंत्र भी दे सकते हैं। हो सकता है आपको लगे कि उस मंत्र में उन्होंने गलत त्रुटि बता दी है, हुँ, लेकिन मंत्र तभी अनलॉक होगा जिस रूप से आपको गुरु ने दिया है। हुँ, गायत्री मंत्र के 24 प्रकार मूल हैं, हुँ, लेकिन हो सकता है आपके गुरु ने आपको कोई ऐसा प्रकार दे दिया है जो उस हुँ, 24 प्रकार के बाहर हो, हुँ, लेकिन आपके लिए वही प्रकार कारगर होगा जो आपको गुरु ने दिया है। हुँ, किताब में लिखा हुआ आप लोकाचार में सिखाने के लिए हुँ, प्रयोग करिए, लेकिन जब आपको सही में साधना के लिए प्रयोग करना है या जिससे शक्ति सच में आवाहित होगी, वो गुरु वाला दिया हुआ है। हुँ, किताब पढ़ के आप किसी शक्ति को हुँ, तरीके से आवाहित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गुरु परंपरा का विधान है। कोई भी शास्त्र खुद से पढ़ने का अनुमति है ही नहीं। शास्त्र अगर मानते हैं तो शास्त्र के अंतिम पन्ने में जाके देखिएगा, जैसे शिव पुराण का वायव्य संहिता में शिव हुँ, पुराण पढ़ना कैसे है, हुँ, कौन पढ़ाएगा, कौन हुँ, सुनाएगा, सबका वर्णन है। हुँ, अब आप सोचते हैं कि ये तो किताब है, हम हुँ, एजुकेटेड हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, हुँ, लेकिन नहीं। शिव पुराण को पढ़ाने का अधिकार ब्राह्मण को प्राप्त है हुँ, और खास वर्णों को ही उसके ज्ञान को सीखने का अधिकार भी है। हुँ, खास वर्णों को उस ज्ञान को सीखने के समय कुछ व्यवस्था करनी है, उसका अधिकार है। हुँ, तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था बनी हुई है। हुँ, लोग अभी कास्टिज़्म का बहुत ज़्यादा विरोध करते बहुत, हैं, बहुत। लेकिन कास्टिज़्म हम लोगों के ब्लड में गड़ा हुआ है। हुँ, अभी अभी क्या घटित हुआ, अभी घटना, हम लोगों ने किसी प्रकार से देवी अनुभव किया हुँ, और देवी अनुभव होने के बाद हमने कुछ बीटीएस शूट करने के लिए कप तोड़ा। हुँ, आपको ऐसा आभास क्या हुआ कि आपको आपसे माता काली ने रक्त माँगा हुँ, और इंस्टेंटली आपके बाएँ हाथ से हुँ। रक्तस्राव दोनों हो ही गया। ये दोनों ही हाथ हाँ, से। दोनों ही हाथ से रक्तस्राव हुआ। हुँ, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये यही बताती हैं, जबकि आप वर्ण से राजपूत हैं हुँ, और वहाँ पर जो माँ का स्वरूप है, जो काली माता का स्वरूप है, हालाँकि हुँ, ये घटना घटने से पहले ही काली का वर्णन हो रखा था, हुँ, तो काली माता का स्वरूप है। तो जब भी आप श्रद्धा से आवाहित करती हैं, तो किसी रूप से थोड़ा बहुत वो लेती हैं। हुँ, मेरे गुरुजी के साथ भी ये घटना घटी थी, कुछ दिन पहले की बात है कि उनका उनके सर में ज़बरदस्त चोट आ गई हुँ, अचानक से, बिल्कुल वो हुँ, गिर गए, उनके सर में चोट आई और बिल्कुल सीधा रक्त का धारा बह रहा था। तो उनके मन में यही हुआ कि हॉस्पिटल नहीं जाना है, हुँ। माँ बुलाई हैं, वहाँ जाएँगे और माँ के पास उन्होंने पूरा रक्त काफ़ी देर तक चढ़ाया, कुछ हुआ नहीं उनको, फिर अपना पट्टी वगैरह करवा लिया उन्होंने। ये तो तो मैंने साक्षात देखा भी हाल में ही। हाँ, अब दर्शक हमारे स्टार्टिंग में ही देख लेंगे, कुछ वीडियोज़ हम डाल देंगे हाँ, कि मैंने ये जो आपके हाथ में है, मैंने इसे हाँ, लिया हाँ, और ब्रेक किया वहाँ पर, फिर ये हाँ, चीज़ें हो गई। हाँ, और उसके बाद मुझे खुद ऐसा महसूस हुआ कि सच में कुछ ऐसी दिव्य शक्ति है या माँ की शक्ति है, जो खून ले रही है, लेती है। लेती है। ये तो आप भौतिक कारण कुछ भी रहे, लेकिन अगर आप उपासिका हैं और हाँ, जिस भी शक्ति की उपासिका हैं, फिर जब आप इस प्रकार का शक्ति यंत्र आदि का प्रयोग करती हैं, तो फिर वो किसी प्रकार का लेती हैं, लेकिन लेकर के फिर कुछ दे दे भी देती हैं। लेकर भी देवी देती हाँ, कुछ अनिष्ट होगा जीवन का वो ले लेती हैं और कुछ ज़बरदस्त आशीर्वाद भी दे देती हैं। चलिए एक और बात पूछती हूँ। कई ऐसे गाँव हैं और हुँ, मैंने खुद अपने तो हमारी बहुत जनरल टॉक हो रही है, बहुत कैजुअल टॉक हो हुँ, रही हुँ, है। हुँ, मैंने देखा है कि बकरा, है ना? बकरा पालते हैं या हुँ, कोई भी अपने हुँ, पालतू पशुओं को पालते हैं और फिर उसे बेच देते हैं, हुँ, ठीक है? किसी कसाई को। हुँ। और फिर अचानक देखा जाता है कि उनका घर जो है डाउनफॉल पे जाने लगा। क्या इसका उससे कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है, क्योंकि माता काली को चढ़ने वाला जो बलि है, हुँ, उसमें से प्रिय बलि बकरा का भी होता है। हुँ, ये कुछ संप्रदायों के लिए, मैं खुद बलि प्रथा का पूर्ण समर्थक नहीं हूँ, हुँ, लेकिन जिन मंदिरों में होता है और जिन घरों में हुँ, पीढ़ी दर पीढ़ी बलि का विधान है, हुँ, उन घरों को ये भी नहीं कहता कि रोक दो। हुँ, क्योंकि मेरे गुरु परंपरा के अंदर बलि प्रथा नहीं आती है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हुँ, मैं बलि प्रथा को पूरे भारत से रुकवा दूँ। हुँ, हुँ, जहाँ है वहाँ रहेगा और वहाँ होना भी चाहिए। क्योंकि अगर वो रुक जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा अनिष्ट घटित होने लग जाएगा, देवी उग्र हो जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं। क्योंकि अगर दुनिया में ज़हर है, अमृत है तो ज़हर भी है हुँ, और अमृत भी भगवान है, ज़हर भी भगवान है। हुँ, तो दुनिया में ये जो द्वंद है और ये जो हुँ, त्रिशक्तियाँ हैं, ये हुँ, सब एक साथ एग्ज़िस्ट करता है। हुँ, हुँ, तो अब हम लोग ये सोचते हैं कि जीवन चाहिए तो केवल न सात्विक भगवती का या हुँ, सात्विक भगवान का केवल उपासना हुँ, करके हो जाए, तो नहीं।
तामसिक भी उसमें आ जाते हैं। हालाँकि किसको तामसिक करना है, किसको सात्विक करना है, वो आपके गुरु निर्धारित करते हैं कि आप तामसिक वाले हैं कि आप सात्विक वाले हैं। नहीं, मेरा सर क्वेश्चन ये था सुमित जी आपसे ना कि जैसे कि आपने बता दिया कनेक्शन है। क्या हुआ कि वो अपने घर में पाले और हुँ। दूसरे को बेच दिया कसाई को, ठीक है? और उनका घर जो है डूब गया एक तरीके से मतलब खत्म हो गया। तो क्या उन्होंने गलत किया ये चीज़ कि पाल के किसी को बेच दिया काटने के लिए? तो ये मेरा मतलब एक है कैज़ुअल क्वेश्चन है ये। तो ऐसा देखिए, होता मूल है रूप क्या? से अगर देखा जाए तो सोना हो, हुँ, चाहे भगवती का कोई ऐसा प्रसाद हो, हुँ, या फिर इस तरह के जो जीव-जंतु होते हुँ, हैं उन हुँ, वो हो, तो अगर उन्होंने उसको पाला है, हुँ, बच्चे के समान पाला है, हुँ, तो या तो अगर कोई उद्देश्य रहा हो उसको उसका दूध आदि पीने का उद्देश्य रहा हो, कैटल के जैसा यूज़ करना एक अपनी जगह पे है। हुँ, या उद्देश्य रहा हो कि भगवती को ही चढ़ाएँगे, वैसा उद्देश्य रहा हो। और वो क्या करेंगे वहाँ पे किसी कसाई-वसाई को बेच देंगे, तो उस जीव का उद्देश्य जीवन का पूरा नहीं हुआ हुँ। और उसके कारण उसको उसके परिवार को श्राप मिल जाता है। क्योंकि फिर क्या होता है मैंने कई ऐसी चीज़ों को देखा है वहाँ पे, कई लोगों ने मुझसे कहा भी ये चीज़ हुँ, कि जब से हमने ये किया उसके बाद हमारा घर जो है डूबने की ओर पे आ गया है। जी। हमारा कोई ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, हमारी सारी चीज़ें कहीं न कहीं से खराब हो रही हैं। तो ये मुझे जानना था और मैं उन्हें बता दूँगी हुँ, अगर हुँ। क्या उपाय क्या कर सकते हैं इसके लिए? इसका उपाय ये कर सकते हैं कि बाकायदा सोना का बकरा बनवाइए, हुँ, स्वर्ण से, भले हुँ, छोटा बनवाइए लेकिन हुँ, सोना पिटवा करके बकरा बनवाइए। हुँ, पूजा पाठ करवाइए उस चीज़ हुँ, का और भगवती का, काली माता का पूजा आदि करवा करके, हुँ, काली पूजा में दक्षिणा स्वरूप जो ब्राह्मण वहाँ हुँ, पे होंगे, हुँ, उन ब्राह्मण को दान दीजिए उसको। जी। पात्रता जो है ब्राह्मण में होती है, हुँ, उस चीज़ को ग्रहण करने की। हुँ, जब आपने इस प्रकार का पूजन करवाया माँ काली का, हुँ, करवाने के बाद जो स्वर्ण का बकरा होगा, हुँ, जो दोष अगर कोई जीव दे के गया है, हुँ, तो स्वर्ण में बड़ी शक्ति होती है। स्वर्ण के हुँ, अंदर हुँ, सारी नकारात्मकता को खींचने की शक्ति होती है। हुँ, स्वर्ण बहुत पवित्र होता है। हुँ। स्वर्ण का दान कर दीजिए ब्राह्मण को, तो इससे सारी पूजा चीज़ें करवा उनकी के, नॉर्मल हो इससे फिर जाएँगी। नॉर्मल हो जाएगी। चलिए आपसे हम भविष्यवाणी के लिए कुछ बात कर हुँ, लेते हैं। विमान दुर्घटना के ऊपर आपने बहुत बार भविष्यवाणी की है। जी। तो अब आने वाले महीने में या इस साल में और कितनी विमान दुर्घटनाएँ हैं? 14 जून से 16 जुलाई 2026 में हुँ, बार-बार विमान दुर्घटना होता हुआ दिखाई पड़ता है। सभी को यही संकेत दूँगा कि अपने-अपने फैमिली ग्रुप में इस बात को भेजिए व्हाट्सएप ग्रुप में कि उस समय विमान नहीं लेना है, प्लेन नहीं लेना है। अन्यथा दुर्घटनाग्रस्त ज़्यादा होने का योग है क्योंकि बार-बार होगा। ये नहीं कहूँगा रोज़ या सारा प्लेन हुँ, ही हुँ, दुर्घटनाग्रस्त होगा। लेकिन हाँ, अधिकांशतः बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ बढ़ जाएगा उसमें, हर दूसरा दिन, हर अगला दिन कुछ ना कुछ घटना घटेगा। जैसे अभी बोला हुआ है कि 28 जनवरी से 27 फरवरी तक प्लेन नहीं लेना है। पहला हादसा 28 जनवरी को हुआ, अजीत पवार जी का हुँ, होता है। हुँ, प्लेन पूरब जा रही थी, नॉर्थ हल्का सा अलाइन होता है, नॉर्थ ईस्ट का कंपोज़िशन कंप्लीट होते ही प्लेन गिर जाता है। अभी 3 दिन पहले की बात है, मोदी जी का प्लेन लड़खड़ा गया था नॉर्थ ईस्ट में। हुँ, क्रैश होने वाला था कि उनको इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। हाईवे पर ही, रोड पे लैंडिंग करवा दिए। हुँ, इसी प्रकार से इंडिगो का प्लेन 6C791, एयर इंडिया का प्लेन, दोनों आपस में टकरा ही गए थे। थोड़ा-सा के लिए बचे हैं, नहीं तो जेट इंजन का अगर एक बार टकराव होता तो पूरा ब्लास्ट होता, 600-700 आदमी एक बार में एक्सपायर हो जाते। तो ये बड़ा ही दुर्लभ है योग जो है, इसमें हर अगले दिन कुछ ना कुछ घटना घट रहा है विमान से संबंधित। इंडिगो ने भी अपने 4,500 प्लेन्स को ग्राउंड कर दिया है 27 फरवरी 28 फरवरी से ऑपरेट करेंगे। एग्ज़ैक्ट उसी डेट के लिए। ये शायद सुन के किया उन्होंने। अब वो मानिए क्योंकि रीज़न तो ऑफ़िशियल रीज़न तो उसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन देंगे, लेकिन बड़ी बात है कि इतिहास में कभी किसी कंपनी ने इतनी भारी मात्रा में अपने प्लेन्स को ग्राउंड नहीं कराया क्योंकि प्लेन को ग्राउंडिंग करना, ककूनिंग करना बहुत खर्चीला विषय होता है। हुँ, प्लेन की आधी कीमत लग जाती है प्लेन की ककूनिंग में। हुँ, आप अगर कोई एयरलाइन इंडस्ट्री से हुँ, ताल्लुकात रखता हो, संबंध हुँ, रखता हो, तो उनको बड़े अच्छे से पता होगा हुँ, कि जेट इंजन के अंदर जो हुँ, फ्यूल भरा जाता है, पूरे फ्यूल को किस तरीके से क्लीनिंग किया हुँ, जाता है, हर पाइपलाइन क्लीन करवाया जाता है, तब प्लेन को ग्राउंड किया जाता हुँ, है। क्योंकि फ्यूल जो है रेसिडुअल वेस्ट छोड़ देता है, जिसके कारण प्लेन खराब होने लग जाते हैं 10 दिन, 15 दिन के बाद ही। तो अगर 1 महीने के लिए ग्राउंड किया गया है, तो हुँ, बहुत भारी खर्चा भी लगा है उसमें। हुँ, हर प्लेन के ऊपर 50 करोड़, 40 करोड़ रुपए खर्चा हुआ होगा। 4500 प्लेन मतलब बहुत भारी खर्चा। तो वो चीज़ें इतना सीरियसली ये पहली बार हुआ है कि ज्योतिष का लोहा किसी बड़ी इंडस्ट्री ने माना हो। आपने विमान दुर्घटना की बता दी, रेलवे में भी ऐसा कुछ है? ट्रेन दुर्घटना कुछ ऐसा है क्या? ट्रेन का नहीं अभी बड़ा दिख रहा है वैसा कुछ कुछ। नहीं ना? नहीं, नहीं।
तो अभी ट्रेन में लोग जहाँ विमान को थोड़ा-सा इग्नोर करके ट्रेन की तरफ जा सकते हैं। बहुत आराम से ट्रेन से जाइए। अभी आप किससे जाने वाली हैं? मैं भी ट्रेन से ही जाने ट्रेन वाली से हूँ, जाइए, हाँ, तो ट्रेन से इसीलिए जाना मैं ठीक है। पूछ रही हूँ। हाँ, 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 अच्छा ये बताइए आप इतनी सारी आप भविष्यवाणी करते हैं। हाँ। ये बताइए कोई ऐसे बड़े नेता, हुँ। ठीक है, जिनका जो है ये साल उनके लिए बहुत परिवर्तन वाला होने वाला है, बहुत शॉकिंग होने वाला है? देखिए, नेताओं का नाम लेकर के प्रेडिक्शन करना एक प्रकार से भ्रम उत्पन्न करवाएगा। हुँ, इसलिए कोई बड़े नेता के ऊपर तो एग्ज़ैक्टली टिप्पणी नहीं दूँगा नाम लेकर के, लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगा कि 14 जून से 16 जुलाई 2026 के बीच में जो बड़े पद के नेता आदि हैं भारत के, उनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। राज सत्ता के अंदर घात का योग है। उसमें असैसिनेशन आदि होता है, इस तरह का योग होता है तो। हुँ, और असैसिनेशन के बाद बवाल होता है बहुत ज़्यादा। तो 14 जून से 16 जुलाई के बीच में किसी बड़े नेता के ऊपर इस तरह का योग आने का योग है। अब कौन हैं, कहाँ के हैं, वो हुँ, चीज़ें तो निकाला नहीं गया है अभी तक। हुँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि राजनेता का असैसिनेशन। कारण इसका क्या आता है हुँ, कि यही एक पक्ष के अंदर लगा हुआ जो 2 हुँ, ग्रहण हैं, अ, अग्नि पंचक योग का हुँ, सूर्य ग्रहण और तुरंत बाद लगा हुआ उसी पक्ष में चंद्र ग्रहण, हुँ, होलिका की रात को, पर्व की रात को लगा हुआ चंद्र ग्रहण। तो ये जो दोनों हैं एक साथ लगना, ये महाभारत के भीष्म पर्व से संकेत देता है कि बहुत विध्वंसकारी युद्ध कारक हो जाता है। हुँ, तो इसीलिए हमारे भारत की सत्ता में, क्योंकि ऐसा ही ग्रहण जब लगा था, हुँ, तो कौरव पांडवों ने सब हार गए थे, वो हुँ, द्रौपदी तक हार गए थे। हुँ, इसी प्रकार का योग में खरदूषण का वध हुआ था। तो हुँ, ये बहुत ज़बरदस्त योग होता है जिसमें बहुत विध्वंसकारी घटनाएँ घटती हैं इस प्रकार के ग्रहण में। तो हुँ। वही ग्रहण है, इस बार लगा है। इसका इफ़ेक्ट वही आपका 14 जून से 16 जुलाई के बीच में दिखाई पड़ता है। अभी कई एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने भविष्यवाणी ऐसी की है हुँ। कि बैंकों में ताले लगने वाले हैं, तो पैसे जो है कई क्या, बैंक में मेरा मत ही है। रखिए और निकाल के घर में ले आइए। मेरा ही है वो, अभी जी न्यूज़ पे डिबेट हाँ, बार-बार उस पे रिपीट चल रहा है। हुँ, मैंने कहा हुआ था कि मार्च, अप्रैल, मई का जो महीना है, उसमें अपने बैंकों में पैसे ज़्यादा मत रखिए, मोटे हुँ, पैसे अगर हैं उसमें, हुँ, तो उसको क्लियर आउट करके गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्ट करके बैंक के लॉकर में ही क्यों ना रख दीजिए। हुँ, घर में रखना सेफ नहीं है, नहीं है। बैंक के लॉकर में रखिए, लेकिन बैंकों में मत पड़े रहने दीजिए। किसी प्रकार के बैंक से संबंधित अनिष्ट घटना घटने का योग आता है। इस साल है। इस साल है। और या हो सकता है सरकार फ्रीज करे, या हो सकता है बैंकों से रिलेटेड कोई समस्या आ जाए। मुझे खुद ही ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अभी से ही। अभी से शुरू हो चुकी है जी हाँ, चीज़ें। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा इस साल निवेश करने के लिए आम आदमी को क्या कुछ जो है उपाय करना चाहिए? केवल मेटल में निवेश करिएगा इस बार। खाने पीने की चीज़ों में निवेश मत करिएगा। कुछ डेडलाइन बता दे रहा हूँ कि हुँ, 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में निवेश करिए तो प्रॉफिट में रहेंगे। 20 मार्च से 18 अप्रैल के आसपास एग्जिट कर जाइएगा, नहीं तो आगे होल्ड करते हैं तो लॉस होगा। और कुछ खास महीने हैं जिसमें शेयर मार्केट बहुत तेज़ी से हुँ, डाउनफॉल की तरफ जाएगा। जी उन बताइए? महीनों का मैं आपको बता देता हूँ एक बार विवरण। एक महीना आपका है कि 13 अगस्त से शुरू हो जाएगा डाउनफॉल, जो कि 30 अक्टूबर तक चलेगा। 13 अगस्त से 30 अक्टूबर डाउनफॉल है। उस बीच बैंकों को भी भारी नुकसान है, बैंकिंग इंडस्ट्री का भी शेयर गिरता हुआ उस समय दिखाई पड़ता है। ये बताइए कि सबसे ज़्यादा क्या सही रहने वाला है निवेश के लिए? ज़मीन पे, फिर पैसे मतलब पैसा, ये नकदी या फिर सोना-चांदी? किसमें ज़्यादा सही रहेगा इस बार 2026? सोना-चांदी, सोना-चांदी। ज़मीन से ज़्यादा सोना-चांदी। और एक और चीज़ आप बताइए कि भविष्यवाणी कहते हैं कि डर पैदा करती है। आप क्या कहते हैं? तैयारी? भविष्यवाणी तैयारी करवाती है कि अगर केवल डर होगा इसका उद्देश्य, तो मैं आपको उपाय नहीं बताऊँगा। डर से अगर आपकी जान बचती है तो वो भी बड़ा सटीक है। तैयारी इसीलिए कह रहा हूँ, हुँ, वेनेज़ुएला कोलंबिया के अंदर जो हुँ, विमान हादसा हुआ था 29 तारीख को, मेरे ही वीडियो को देखने के बाद हुँ, मेरे ही दर्शकों ने अपना टिकट कैंसल करवाया था। 1.5 लाख के आसपास का पैसा उनका हुँ। खर्चा हो गया, टिकट कैंसल हुआ और आज वो लोग सपरिवार जीवित हैं। बहुत कमेंट में आके धन्यवाद लिखते हैं कि आपका वीडियो देख कर के हमने समय पे कैंसल करवा लिया, प्लेन पे नहीं बैठे, बच गए। देखिए ये आपकी भविष्यवाणी का असर है। कम तो से कहीं कम न कहीं जान तो तैयार बचा है, लोगों तैयार हो का, गए लोग हाँ, कि लोगों भई का जान तो बचा। अगर जान बच रहा है किसी का डराने से या इस तरीके से बोलने से, तो फिर यही बोलना ठीक है। क्योंकि जी। पहले तो आप मेरे वीडियोज़ देखते थे, जॉली मोड में वीडियोज़ खूब आते थे। हुँ, लेकिन जॉली मोड वाले वीडियोज़ को लोग उस सीरियसनेस के साथ नहीं ले रहे थे कि हुँ, अपने लाइफ़ डिसीज़न्स को इम्पैक्ट कराएँ। हुँ। अगर इस मोड में वीडियोज़ देख रहे हैं, आप जैसे पसंद करना चाहें आप पसंद करिए। अगर आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, जीवन बच रहा है, तो उसी मोड को मैं पकड़ के रखूँगा। अच्छा आप ये बताइए कि
सब राशियों के बारे में थोड़ा-थोड़ा हम एक लाइन सुन लेंगे। उनके लिए उनकी ये साल जो है भविष्यवाणी कैसी होगी? पहले हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से ही मेष राशि के बारे में बता दीजिए। सभी मैं ना राशियों तीन के तीन बारे में। राशि पे लेके सीधा राशियों के मूल त्रिकोण त्रिकोण जोड़ करके बताता हूँ हाँ, अपने बता तरीके से। दीजिए बिल्कुल। बेसिकली मेष राशि को, सिंह राशि को और वृश्चिक राशि को, ये जो 3 राशियाँ हैं, हुँ, इनके लिए ये साल बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ज़बरदस्त ये ग्रोथ लेकर के आपके जीवन हुँ, में लाएगा और ग्रोथ के साथ में आप बहुत जल्दी फेमस होते हुए दिखाई हुँ, पड़ते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी-अच्छी घटनाएँ घटेंगी, जो आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे, वहाँ से सक्सेस प्राप्त करके आएँगे। हुँ, मकर राशि वाले जो जातक हैं, कुंभ राशि वाले जो जातक हैं और कर्क राशि वाले जो जातक हैं और वृषभ वाले जो जातक हैं, इनको थोड़ा सतर्क रहना है। अपनी बातों पर कंट्रोल रखना है। कुछ किसी को बोलते हैं तो हुँ, उसका इफ़ेक्ट आपके अगेंस्ट पड़ सकता है। कोई आपकी बातों को छुप के रिकॉर्ड करेगा, आपके अगेंस्ट एविडेंस के जैसा प्रूफ करना चाहेगा और आपके खिलाफ कोई लालछन लगाने का षड्यंत्र रचेगा। कोई तरह का झूठा लालछन, कोई तरह का झूठा आरोप लगेगा। हुँ, घर के झगड़े उस समय बढ़े रहेंगे। 2026 में घर में टेंशन का माहौल रहेगा। बिना मतलब का मन में नेगेटिव थॉट्स आता रहेगा और सेल्फ डाउट क्रिएट होगा। यानी ऐसी बातें मन में आएँगी कि यार अभी तक जो कर रहे थे सही था कि हुँ, नहीं था, कुछ और करें, ना करें, ऐसे सेल्फ डाउट्स आएँगी। यात्राएँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी और जीवन में जैसे जो महिलाएँ हैं या लेडीज़ हैं, तो उनके जीवन में किसी प्रकार का नया रोमांटिक रिलेशन सा बनता हुआ दिखाई पड़ता है। कुछ यात्राएँ नई अपने प्रेमी-प्रेमिकाओं का यात्रा बनता हुआ दिखाई हुँ, पड़ता है इसमें। वो यात्राएँ सुखद भी होंगी और जिनका शादी रुका हुआ है, शादी होने का डिसीज़न इस बार जो है, वो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि हुँ, डिसाइड हो जाएगा कि कहाँ पे होना है। पुरुषों के जीवन में भी इसी प्रकार का है कि जिनका अभी शादी-वादी रुका हुआ है, शादी का डिसीजन तो एटलीस्ट इस बार होता हुआ दिखाई पड़ता है। प्रेम विवाह का इस बार आंकड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। प्रेम विवाह। प्रेम विवाह का, हाँ, हुँ, क्योंकि इस बार इनके जीवन में कोई नया ऐसा व्यक्ति का प्रवेश होता हुआ दिखाई पड़ता है और थोड़ा-सा इसमें गृहस्थी में ये भी सतर्क रहना है कि लड़ाई-झगड़ा ज़्यादा ना बढ़ाएँ क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह क्रिएट होते हुए ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि ये साल chaotic है। जो कन्या लग्न से शुरू हुआ है, उसका संबंध शुक्र के साथ भी और बुध के साथ भी है और विस्फोटक संबंध है। हुँ, इसीलिए वो थोड़ा-सा दिक्कत क्रिएट कर सकता है। वहीं बात करें अगर हम लोग धनु राशि और मीन राशि वाले जातकों के बारे में, जो 2 राशियाँ छूट गई हैं इसमें, हुँ, और एक तुला राशि वाले तुला वाली, जातकों। हाँ। हाँ, तुला, मीन और धनु के लिए अगर बात करते हैं, यानी कि 7 यानी तुला, 9 यानी धनु, 12 हुँ, यानी मीन। हुँ, तो इनके लिए ये जो वर्ष रहने वाला है, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक रहने वाला है। हुँ, कुछ नया स्किल सीखेंगे, वो स्किल आपको रिचार्ज करेगा, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए और ज़्यादा प्रिपेयर करेगा, आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस देगा। हुँ, अंदर मन में बहुत सारी चीज़ें, घटने वाली चीज़ों का पहले से अनुभव होने लग जाएगा। अ, मस्तिष्क बहुत चंचल रहने वाला है, ऐसा लगेगा कि बचपन वाला लाइफ़ दोबारा जीना शुरू कर चुके हैं। वापस से लाइफ़ का जो गियर है वो रिवर्स में लग गया है हुँ, और सक्सेस के हिसाब से नहीं, सक्सेस तो ट्रेमेंडस प्राप्त करेंगे, लेकिन लाइफ़ का जो एक्सेलरेशन है वो रिवर्स में जा रहा है। हुँ, क्योंकि ऐसा लगेगा कि वही तेज वापस आ रहा है जीवन में, वही एक्साइटमेंट वापस जीवन में आ रहा है और जीवन में मधुर संबंध बन रहे हैं, नए-नए दोस्त बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पुराने कॉन्टैक्ट्स अगर आप खंगालिएगा तो उनसे भी फ़ायदा हो जाएगा। तो किसी प्रकार से एक पुरानी चीज़ों से जुड़ाव वापस से होने लग जाएगा, अपने पैतृक जगह से जुड़ाव होने लग जाएगा। ऐसी चीज़ें 2026 लेकर के आएगा। करियर के लिए कैसा रहेगा फिर धनु का? धनु का करियर देखा जाए तो बिल्कुल पीक पे जाने वाला है इस बार। मतलब जो स्पेशली चीज़ें धनु लग्न, अगर लग्न में धनु है और हुँ, अगर लग्न में मीन है, उनका करियर और ज़्यादा पीक पे जाएगा। मतलब उनके लिए ये साल बहुत लकी रहने बहुत वाला है। ज़्यादा लकी रहने वाला है। वो सोचे भी नहीं होंगे कि ये सक्सेस मिलने वाला है उनको। अच्छा ये बताइए आप कि वैसे आप कौन राशि हुआ आपका? हाँ? आपका कौन-सा राशि हुआ? धनु। धनु राशि हुआ है। हाँ, अच्छा, नहीं तभी धनु के लिए स्ट्रेस देके पूछ रही हाँ, हैं। बता दीजिए और भी बता दीजिए धनु के लिए। धनु के मेरा लिए। पॉडकास्ट आज तक जितने लोगों के साथ हुआ है, हाँ, धनु लग्न, धनु राशि, चाहे मीन लग्न, हाँ, मीन राशि, रेयर है कि वृषभ, बहुत रेयर है कि वृषभ। मीन है मेरा शायद। अच्छा, शायद वही मेरे को याद मीन नहीं आ रहा है। बृहस्पति का ही मूल त्रिकोण मेरे साथ बैठ कर के पॉडकास्ट किया है आज तक, हमेशा? हमेशा। उसके अलावा कोई मेरा नहीं विश्व किया है। हाँ? जी? अच्छा, मेरा भी बृहस्पति ही बृहस्पति है, है। हाँ। बृहस्पति ही ट्यून कर जाता है आपस में। हाँ, ये तो सही है।
सुमित जी, आप प्रेडिक्शन करने में आपने जो है महारत हासिल की हुई है और आपके प्रेडिक्शन का इंतजार सबको रहेगा और मुझे लगता है क्रिकेट प्रेमियों को भी रहने वाला है, जय जय। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन कर रही हूँ इस बार बताइए, T20 वर्ल्ड कप में भारत जाएगा, जीतेगा, क्या होगा? T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत नहीं खेलेगा, जा तो जीतने का सवाल ही नहीं बनता। क्यों? मतलब पूरा पासा ही पलट गया। हाँ, हाँ, ये थोड़ा सैड न्यूज़ है लोगों के लिए। मैं क्रिकेट नहीं देखता, हाँ, तो मुझे फ़र्क नहीं है कि इसमें T20 कौन सा है, ओडीआई कौन सा है, मुझे ये पता भी नहीं है। लेकिन ये जो आपने प्रश्न किया है, इसका योग यही है कि भारत फाइनल नहीं खेल रहा है और ना जीत रहा है। अब हम बात करते थे रिलेशनशिप्स को लेकर। हुँ। ये बताइए, प्रेमी जो प्रेम विवाह होता है, लव मैरिज होता है, क्या इस साल ज़्यादा होने वाले हैं? इस साल लव मैरिज बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, हुँ। काफ़ी ज़्यादा प्रेम विवाह का आंकड़ा बढ़ेगा। एक तरफ़ा अगर किसी का प्यार है और दूसरे से शादी करना चाहे तो क्या करे? एक तरफ़ा प्यार है वो पीछे हट जाए, एक तरफ़ा प्यार नाम का कुछ नहीं एग्ज़िस्ट करता है। एक तरफ़ा कोशिश कर प्यार रहा है कि हाँ, ईगो उस कहलाता है। नहीं, अगर वो कोशिश कर रहा है कि हुँ। मैं उसे प्रेम करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ और ऐसा नहीं कि लड़की इग्नोर कर रही है, लड़का इग्नोर कर रहा है। शादी का अगर योग बनाना चाहे, तो क्या बन पाएगा? एक बताइए। तरफ़ा प्यार है हाँ। और शादी का योग बनाना चाहे हाँ, तो कि क्या भई बन मुझे पाएगा? प्यार है, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। हुँ, ये वाला, क्योंकि बहुत से यूथ होंगे उनको वही होता है ना कि हम भई उससे प्यार करते हैं, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? और सामने वाले से कुछ रिस्पॉन्स भी ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। लेकिन कोशिश करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप भी यूथ हैं और इतने कम एज में इतना अच्छी-अच्छी आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो भी एकदम हाई नोट पे जाकर। तो यूथ से कह दे रहा हूँ कि भस्मासुर मत बन जाइएगा कि पता चले कि मेरे ही ऊपर आक्रमण करने लगे। मेरे पास ऐसा होता है, मैंने एक वशीकरण वीडियो बनाया था एक बार इस प्रकार हाँ। सा, और लोग कह रहे हैं कि मैं आप ही के ऊपर ट्राई कर रही हूँ। आप मेरा लाइव देखती होंगे, कितना अनाप-शनाप कमेंट बड़ा हो रहता है, तो मुझे लगता है सब भस्मासुर बन जाते हैं। नेशनल क्रश तो हो गए हैं क्या आप? हाँ जी? नेशनल क्रश हो गए आप? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकता, उतना तो बढ़िया नहीं दिख रहा हूँ। नहीं, नहीं, लेकिन बिल्कुल। लोग तेज ऐसे है, मतलब ऊर्जा है, इससे ज़्यादा चीज़ क्या हो ऊर्जा है, सकता है? भगवती का ऊर्जा है, मेरा क्या ऊर्जा है इसमें? नहीं, नहीं, बहुत मैं सामने बैठी हूँ, हाँ, पॉडकास्ट कर हाँ, रही हूँ, वो हाँ, चीज़ मुझे साफ दिख हाँ, रही हैं। हाँ। तो मुझे पूरा विश्वास है जो ऑडियंस बैठी है, हुँ, हुँ, फीमेल्स, हुँ। वो अट्रैक्ट तो होगी ही, है ना? कहने की बात है देखिए। लेकिन ये मैं ज़रूर बताता हूँ कि अगर इस तरह का आकर्षण उत्पन्न करना चाहते हैं, हुँ, तो एक मोहिनी तिलक होता है, हुँ, उसको धारण करके और माँ कामाख्या का मोहिनी वशीकरण ट्राई करिए। अ, सम्मोहन ट्राई करिए, इसमें आप वशीकरण गलत हो जाएगा, सम्मोहन ट्राई करिए। सम्मोहन में क्या है कि अट्रैक्शन उत्पन्न करता है वो। आपको मोहिनी तिलक धारण करने के लिए हल्दी और जो गेंदे का पुष्प होता है वो, बृहस्पतिवार के दिन जाकर के भगवान श्री कृष्ण के हुँ, मंदिर में उनके चरण पर चढ़ाइए, हुँ, और अगले दिन शुक्रवार को वही फूल लेकर के अपने घर पे आइए, हुँ, और उस फूल को हल्दी के साथ में हुँ, आप पीसिए, और पीस करके एक पेस्ट तैयार करिए और उस पेस्ट में चंदन मिलाइए। भगवान पे ही चढ़ा हुआ चंदन होना हुँ, चाहिए। चंदन मिला करके 21 बार अपनी अनामिका उँगली से क्लॉकवाइज़ घुमाइए हुँ, और बोलिए, ओम नमो सर्वमोहिने स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो सर्वमोहिनी स्वाहा। हुँ, इस प्रकार से ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जो है वो संपुट रहेगा ओम नमो सर्वमोहिनी स्वाहा से। तो ये बोल करके 21 बार घुमाइए और फिर उस तिलक को मस्तक पे धारण करिए और अपने नाभि पे धारण करना शुरू करिए। और उसके बाद जिस व्यक्ति के समक्ष आप जाना चाहते हैं, जिस दिन जाना चाहते हैं, हुँ, उस व्यक्ति के ऊपर मोहन उत्पन्न करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जब आप तिलक लगा रहे होंगे, हुँ, तो बोलिए, ओम नमो सर्वमोहिने स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हुँ, नमः। अमुक कस्य में उस व्यक्ति का नाम अमुक कस्य रिप्लेस करके अमुक कस्य, मान लीजिए किसी का नाम है मोदी जी, तो मोदी जी हुँ। मोहे मोहे स्वाहा। इस प्रकार बोल करके तिलक लगाइए और यहाँ लगाइए नाभि पे, और लगा करके उस व्यक्ति के सामने जब आप खड़े रहेंगे, तो वो व्यक्ति आपके ऊपर मोहित हो जाएगा किसी भी प्रकार से। सुमित जी, आजकल महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ एक समस्या है, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ तो है ही है। शादी नहीं करना चाहते, इंडिपेंडेंट रहना है। अब उनको लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए, शादी नहीं करना है, मूल रूप से देखा जाए भारत के अंदर, तो ये बहुत बड़ी विडंबना बन गई है कि शादी होने के बाद महिलाओं का जीवन बिल्कुल ही पलट जाता है। पहले वाला जीवन रह नहीं जाता। पुरुषों के लिए जीवन वही रहता है जैसा उनका था, दोस्त यार सब रह जाते हुँ, हैं। उनका सब छूटता है, हुँ, तो बड़ा प्रेशराइज़िंग रहता है। इसमें से जो महिलाएँ इसके लिए तैयार हैं, या अच्छा घर मिला, अच्छा हुँ, पार्टनर मिल गया, तो शादी करिए। लेकिन समाज को ये ज़रूर संकेत दूँगा कि हुँ। जिन महिलाओं का ऐसा मिल नहीं रहा लाइफ़, तो उनको प्रेशराइज़ मत करिए कि शादी करना ही करना है। क्योंकि हर कोई उस तरह का प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं रहता। मैंने कई महिलाओं को देखा है कि 40-45 साल भी उम्र होता है, लेकिन शादी नहीं हो पा रहा है, और समाज के द्वारा केवल प्रेशर के कारण ये मन में रहता है कि शादी करना है।
अब उतना टाइम बीतने के बाद शादी करना वो कहीं से उचित नहीं रहेगा, किसी भी तरीके से, ना हुँ, उनके मेंटल हेल्थ के लिए बढ़िया रहेगा, ना किसी तरीके से। तो वहाँ पर इंडिपेंडेंट रहने का डिसीज़न उनको लेने देने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि फ्लैटों में भी जो लेडीज़ रहती हैं, महिलाएँ जो रहती हैं, जिनका शादी नहीं हुआ रहता है या डाइवोर्स हो गया होता है। अब वो तो एक असौभाग्य का एक बात है कि उनके भाग्य में वैसा ही लिखा था तो हो गया। तो लेकिन लोग उनको बड़ा हीन भाव से देखते हैं। पार्टीज़ वगैरह होती हैं अगल-बगल, तो वहाँ पे उनको इनवाइट नहीं किया जाता और थोड़ा हीन भावना लोग रखते हैं। तो ये भावना को हटाना चाहिए, क्योंकि आज उनके साथ है, कल को आपके साथ या आपके हुँ, परिवार में किसी के साथ ये घटित हो सकता है। तो एक चॉइस है, अगर बढ़िया मिलता है तो शादी कर लेना चाहिए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इंडिपेंडेंट रह सकती हैं। जैसे जेंट्स रहते हैं वैसे महिलाएँ भी रह सकती हैं। डिवोर्स के मामले इस साल ज़्यादा बढ़ेंगे? डाइवोर्स तो एक बहुत बड़ा कलंक लग गया हमारे भारत के ऊपर, क्योंकि डाइवोर्स जैसा चीज़ हमारे सनातन धर्म में एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। हुँ, अ, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कन्या का गोत्र परिवर्तित करके पुरुष के गोत्र पे लगा दिया जाता है, और इसी कारण से जो है उनको एक एक प्रकार से उनकी आत्मा जुड़ जाती है मंत्रों से और सब कुछ से, तो जन्मों तक जुड़ जाती है। तो वहाँ पर डाइवोर्स लेना एक कागज़ के ऊपर कुछ करके एक बहुत बड़ा पितृदोष उत्पन्न करता है, क्योंकि गोत्र जब वो है तो जिससे शादी हुआ था, चाहे कैसा भी वो पति हो, जिससे शादी हुआ था उसी के खानदान वाले उसके पितर रहेंगे, हुँ, उसके जाने के बाद भी। जाने के बाद या आप लोग अलग भी हो जाते हैं तो भी पितरण वही रहेंगे। तो कल को वहाँ पे अगर पिंड नहीं पड़ रहा है या किसी हुँ, प्रकार का कष्ट है, तो उसके कष्ट का प्रभाव आपके निजी जीवन में, भले आप अलग रहें, लेकिन हुँ, वहाँ पे आपको पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है, लेकिन यहाँ पे एक उपवाद बनता है। हुँ, जब विवाह हुआ था, हुँ, विवाह के होते समय वचन बोले जाते हैं। हुँ, तो उन वचनों पे कहा जाता है कि अगर आप इस बात का वचन लेते हैं तो मैं आपके हुँ, साथ साथ बैठूँ, हुँ, आपके आपकी वामांगनी बनूँ। हुँ, तो वो वचन होते हैं, तो 7 वचन हैं, और ये जो वचन दिए जाते हैं, उन वचनों में अगर खंडन हो जाता है, हुँ, तो फिर विवाह का मूल नियम वहीं खंडित हो गया। हुँ, तो पुराने समय में ऐसा हुआ है। हुँ, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। एक तो है कि कोशिश करना है कि सब मिला के चलें, हुँ, लेकिन अगर अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा विकट है, कोई हुँ, नहीं चाहता कि रिश्ता तोड़ें, हुँ, लेकिन सिचुएशन बहुत ज़्यादा विकट है, हुँ, तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि बहुत महापाप तो नहीं हो रहा है, या हुँ, स्पेशली ये मैं महिलाओं के लिए बना रहा हूँ हुँ, कि कई बार उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स ऐसा देखेंगे, स्पेशली महिलाओं को ऐसा देखेंगे कि आपने पाप किया, आपने गलती करी है, हुँ, डाइवोर्स जो आपका हुआ है, आप हुँ, गलत हैं। जी। वहाँ गलत लड़का भी हो तो भी लड़की को गलत कहा जाएगा। ये हमेशा से रहा ये है। हमेशा से रहा है। तो इसके लिए मैं एक पॉइंट बताता हूँ, जो महिलाएँ अपने पेरेंट्स को या अपने घर में या रिलेटिव्स को ये चीज़ बता सकती हैं, दिखा सकती हैं, कि पुराने समय में गंगा माता का विवाह हुआ था हुँ, शांतनु से। हुँ, हुँ, तो शांतनु से विवाह हुआ था, तो 8 वसु थे पिछले जन्म में, हुँ, तो जिनको श्राप मिला था कि तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे हुँ, और गंगा के द्वारा ही जन्म लेना था। हुँ, तो गंगा माता का जब पृथ्वी पर अवतरण था, उससे पहले ही वसुओं ने उनसे आशीर्वाद माँगा था, "हे माँ, मैं आपके द्वारा दुनिया में आऊँगा। हुँ, आप केवल ऐसा कर देना कि मुझे ना मृत्यु लोक का ज़्यादा कष्ट ना भोगना हुँ, पड़े। तो मैं पैदा हूँ और मुझे तुरंत आप फिर वापस से मेरे लोक में भिजवा देना।" हुँ, तो गंगा जी ने वचन दिया था उनको कि ठीक है, मैं हुँ, आपका जो है पृथ्वी लोक का, मृत्यु लोक का कष्ट आपको देखना नहीं पड़ेगा। हुँ, तो जब शांतनु से विवाह होता है, तो वहाँ पर गंगा जी पहले ही कहती है कि मैं कुछ भी कृत करूँ, आप उस पे सवाल मत उठाना। हुँ, आपने अगर सवाल उठा दिया, हुँ, टोका आपने, हुँ, तो मैं आपके पास से चली जाऊँगी। हुँ, तो पहले ठीक है, उनकी पत्नी बन कर के तो आती हैं गंगा जी, और वसु पैदा होना शुरू होते हैं। 8 वसु हैं टोटल। 7 वसु को वो बारी-बारी से जब पैदा होता था, तो जाकर के नदी में बहा के आ जाते थे, गंगा जी में बहा के आ जाती थी। 8वें बार में शांतनु को बेचैनी हुई, उन्होंने पूछ दिया कि तुम अपने हुँ, बच्चे क्यों बहा रही हो पानी में? हुँ, तो 8वां बच्चा तो रुक गया, बहाने नहीं दिया उन्होंने, लेकिन गंगा माता वहाँ से फिर चले गए हुँ, उनके पास से। तो ऐसा घटना तो घटा है कि हाँ, किसी को कोई वचन दिया गया हो और वो वचन का जब खंडन है, हाँ, तो खंडन वहाँ पर आपको अधिकार प्राप्त है कि वचन खंडित होने पर आप अलग हो सकती हैं। बड़ी अच्छी बात आपने बताई, वो भी पूरे उदाहरण के साथ कैसे हाँ, क्या चीज़ें हुई थी। तो ये चीज़ अगर समाज में जाता है ये इन्फॉर्मेशन, तो एटलीस्ट महिलाओं को वो रिस्पेक्ट मिल जाएगा जिनका डाइवोर्स आदि हो रखा है। आजकल आप सुन रहे होंगे कि बच्चे जो है नहीं हो रहे हैं, आईवीएफ से लोग बच्चे ले रहे जी। हैं। तो इस साल क्या संजोग बन रहा है? कि क्या किया जाए इसके लिए? कुछ रेमेडीज़ है, कुछ उपाय बच्चे ना हैं? होने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कुंडली जब मिलान करवाते हैं, तो कुंडली का पंचम भाव और नाड़ी दोष का लगना।
अगर कुंडली में नाड़ी दोष लगा है, कितना भी ट्राई कर लीजिए, बच्चा नहीं होगा। और अगर बच्चा उत्पन्न हो भी जाता है तो बहुत अल्पायु होगा, तो बच्चा नहीं करना चाहिए। ये चीज़ डिसाइड करने का तब है जब आप शादी कर रही हैं। शादी करते समय आपको पता रहेगा कि आपका संतान सुख कैसा रहने वाला है। अगर उसमें संतान सुख का भाव खंडित है, तो आप शादी मत करिए उस व्यक्ति से, या कहीं और शादी करिए। संतान सुख आप जानते हुए भी, ये बात को जानते हुए भी शादी करती हैं, तो आप अपने लिए गलत नहीं कर रही हैं, आप बच्चे के लिए, आगे आने वाली कई पीढ़ियों के साथ गलत कर रही हैं। क्योंकि कहीं से भी आज आप, हो सकता है कई लोग प्रेम विवाह में इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। हो सकता है आज आप प्रेम विवाह में पढ़ के या प्रेम में पढ़ करके विवाह कर लेती हैं, लेकिन जो आपके सामने जब आपका बच्चा एक्सपायर करेगा, तो वो चीज़ आप झेल नहीं पाइएगा। नहीं, असहनीय तो हो वो जाएगा। असहनीय होगा। तो इससे बढ़िया अभी डिसीजन अगर ले सकती हैं कि हाँ, शादी यहाँ नहीं करेंगे, या अडॉप्ट करने का डिसीजन ले सकती हैं, तो फिर आप जो है भले बढ़िए। नहीं तो उस रिश्ते में जहाँ पे इस प्रकार का अंत दिखता हो, वैसे रिश्ते में अंधा होकर के बढ़ना ठीक नहीं है। हर बार शादी करने से पहले कुंडली अवश्य मिलाइए। और शादी करना ही केवल कुंडली मिलाने का विषय नहीं है। कई बार तो आप दोस्ती किसी से कर रहे हैं, तो वहाँ भी कुंडली मिलाना बहुत आवश्यक होता है। कई बार ऐसे लोग जीवन में आते हैं जो आपकी ऊर्जा को बिल्कुल खा जाएँगे। अ, आपके साथ अनिष्ट घटने लग जाएगा। कई लोग आपके ऑफ़िस में स्टाफ्स आते हैं, वहाँ पे भी कुंडली कई बार मिला लेनी चाहिए। मैं तो कॉर्पोरेट में कई बार कहता हूँ, स्टाफ़ों की कुंडली देखिए, कौन नया स्टाफ़ इस ड्यूरेशन में आया था जिसके बाद आपका डाउनफॉल शुरू हुआ है। तो कई बार उनकी एनर्जी आपके साथ ट्यून नहीं कर। मैंने एक बहुत अच्छा उदाहरण शुरू में दिया कि आज तक, मतलब रिकॉर्ड है, मैंने 80 प्लस पॉडकास्ट इस सिंगल विज़िट में किया है। दिन के 8 पॉडकास्ट, 7 पॉडकास्ट कर रहा था। बहुत हाँ। तो इतने सारे पॉडकास्ट में ये 100% है कि बृहस्पति के मूल त्रिकोण केवल बैठे। सोचिए, ये एक बार का संयोग हो सकता है, 2 बार का हो सकता है, लेकिन धनु, मीन और वृषभ, धनु, मीन, वृषभ, कर्क, धनु, मीन, वृषभ, कर्क, बार-बार रिपीटेड चला है मेरे साथ। केवल बृहस्पति के मूल त्रिकोण वाले लोग रहे। क्यों, ऐसा क्यों? ये भी मैं जानना चाहूँगी। तो यही होता है ऊर्जा। जब चीज़ें अच्छी हैं, तो वहाँ पे ऊर्जा इसी तरह से ट्यून होता है। तो उसी प्रकार जब शादी होती है, तो कुंडलियाँ मिला ली जाती हैं कि ऊर्जा दोनों का मैच करेगा या फिर विपरीत ऊर्जा का रहेगा। विपरीत ऊर्जा का रहेगा तो इंस्टेंट लड़ाई होगा, कोई ना कोई बात पे बहस होगा और बात गड़बड़ होने लग जाएगी। हो सकता है शुरुआत में चीज़ें अच्छी चले, लेकिन इतना ज़बरदस्त विध्वंसकारी होता है उसका रिज़ल्ट आगे जा कर के, कि आदमी आगे झेल नहीं पाता। तो पहले चीज़ें मिला लें और उसके जीवन में सौभाग्य कारक योग लगे कि हाँ, इस व्यक्ति के लाइफ में आने से, क्योंकि कुछ भी हो रहा है उसका ये मतलब नहीं है कि केवल शादी करना ही लाइफ में आना होता है। आप दोस्ती कर रहे हैं, वहाँ पे भी लाइफ में आना हो गया, आप किसी को अपने साथ काम में रख रहे हैं, वो भी लाइफ में आना हो गया, कोई काम कर रहे हैं उसमें भी लाइफ में आना हो गया, वहाँ पे भी कुंडली मिलान करनी चाहिए। अगर किसी की एनर्जी ऐसी है कि आप उसके सामने बैठ कर के अपने आप को हील महसूस कर रहे हो, तो वो एनर्जी आपके साथ बिल्कुल हीलिंग वाला इफ़ेक्ट आपको हमेशा देगी। तो कई बार लोग होते हैं कि जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता से घिर गए हैं, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास केवल बैठने मात्र से उसके अंदर की एनर्जी हील होने लग जाती है। कुछ ऐसे होंगे कि वो आपके ऑरा को डिस्ट्रॉय करने आएँगे। आप उनके आस-पास का, वो आपसे 10 फीट दूर भी बैठे होंगे, लेकिन ऑरा को डिस्ट्रॉय कर रहा होगा वो व्यक्ति बैठ कर के आपका। वो चीज़ को आप महसूस भी करेंगे। उसको आप नहीं चाहेंगे कि आपके पास आकर के बैठे, क्योंकि वो आपके जीवन में फिर केवल ऑरा डिस्ट्रॉय नहीं करता, आपके सौभाग्य को भी खा जाता है। कोई अच्छा चीज़ होने वाला होगा, वो बुरा होने लग जाएगा, सब गड़बड़ होने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये बताइए कि ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी बात कर लेती हूँ कि अगर देखा जाए तो कुछ हुँ, क्षति जो है होने हुँ। वाली है क्या कुछ? हाँ, एक ग्लैमर वर्ल्ड में क्षति है। मैं बताता हूँ आपको, एक समय मैंने लिख रखा भी है यहाँ पे। 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में बहुत प्रसिद्ध कोई अभिनेता-अभिनेत्री जो होते हैं फ़िल्म लाइन से रिलेटेड, हुँ। बॉलीवुड से रिलेटेड या समथिंग, उनका देहात्याग हो जाएगा। तो इस तरह का योग एक है। चलिए, अब हम लोग जो है मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, थोड़ा मीडिया से जुड़ी हुई हुँ, हुँ। बात हो जाए। मीडिया जो है बहुत डाउनफॉल में जा रहा है। क्या कहिएगा? ये डाउनफॉल हमेशा रह जाएगा, खत्म कर देगा, या फिर एक ऐसा समय आएगा कि म मीडिया जो है फिर से पीक पे आ जाए? मीडिया ट्रांजिशन पे जा रहा है। एक्चुअली ये जो सिस्टम है मीडिया का, कि मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जो न्यूज़ चैनल है, टीवी चैनल है, इसका स्वरूप बदल रहा है। जो टीवी चैनल था, मोबाइल पे आ चुका है। हुँ, हम लोग मोबाइल पे डिजिटल मीडिया ज़्यादा, अभी हम लोग हुँ, पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भी हुँ, मीडिया है। तो मीडिया का स्वरूप बदल रहा है। एक एक प्रकार का मीडिया बदल करके अब दूसरे प्रकार का, क्योंकि समय के साथ चीज़ें आउटडेट होती हैं। तो वो होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो मीडिया कंट्रोल्ड मीडिया है, उसको सरकार कंट्रोल कर सकती है। लेकिन इस लेकिन मीडिया ये को मीडिया को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन देखिएगा ना, चीन के अंदर में एक हुँ, घटना घटने वाली है। बताइए? वो घटना क्या है? मैंने निकाल के रखा हुआ है लिख करके बकायदा। 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में, ऊपर में चीन के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ हुँ, पर इंटरनेट बैन रहने वाला है।
इस ड्यूरेशन में इंटरनेट बैन हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स का वहाँ बहुत उल्लंघन होगा, लोग मारपीट कर रहे होंगे और उस चीज़ को छुपाया जाएगा, इसीलिए इंटरनेट बैन रहेगा। और हमारे देश में ऐसा क्या होने वाला है 2026 में, जो अब तक आपने भविष्यवाणी नहीं की है, लेकिन आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट में आप कर दीजिए, कर सकते हैं? 2026 में एक और डेट है, यही 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में फिर से फ्लाइट क्रैश का योग है। इसमें आपको सतर्क रहना चाहिए। इसमें भी प्लेन्स नहीं लेने हैं। तो साल में टोटल 3 ऐसे योग बन गए जिसमें फ्लाइट क्रैश का योग बनता है। ये बताइए कि ये साल जो है लकी रहेगा या फिर कर्म से ये लकी बन जाएगा? कि कर्म अच्छा करो तो ये लकी बनेगा, अदरवाइज़ भाग्य पे भरोसा रखो, ये भाग्य लकी ज़्यादा है। मैटर करता है, कर्म कर्म नहीं। कर्म कम मैटर करता है। क्योंकि आप बहुत मेहनत करिएगा और वहीं जिसका भाग्य बहुत प्रबल है, वो भाग्य वाला व्यक्ति भाग्य की रोटी खा जाएगा और आपका मेहनत ये का आप होता है, करते रह ये जाइएगा। होता है। हमने भी देखा है तो बहुत लोगों के साथ। तो इसीलिए कहता हूँ कि कुंडली का बहुत महत्व है। आप कुंडली से जान सकते हैं कि मेहनत करे कहाँ, क्योंकि मेहनत गधा भी करता है, हाँ। लेकिन स्ट्रैटेजिक मेहनत करेगा तो वो भी आगे बढ़ जाएगा। हुँ। लेकिन वो वही मेहनत करेगा जहाँ नहीं करना है। तो कुंडली देखने के बाद, क्योंकि ज्ञान से ही सब कहते हैं ना कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हुँ, असतो माँ सद्गमय, जो असत्य है उससे सत्य की ओर भगवती लेके जाती है। भगवती क्या है? ज्ञान। हुँ, भगवती है शक्ति। तो हुँ, ज्ञान से ही आपको सत्य का पता चलेगा, तभी आप सही जगह पे एफर्ट डाल सकती हैं। लाख आपके पास परमाणु बम रखा हुआ है, हुँ। लाख आपके पास बढ़िया-बढ़िया मिसाइल है, लेकिन अगर निशाना ही गलत लग जाएगा, हाँ, तो उसका मतलब क्या है? सही बात है। कितना भी ताकतवर हथियार आपके पास हो, ब्रह्मास्त्र हो आपके पास, निशाना गलत लगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, उद्देश्यहीन है। इसीलिए निशाना अगर सही लगाना है तो नॉलेज होना ज़रूरी है, और वो नॉलेज मिलेगा कुंडली से। मतलब कुंडली से सारी चीज़ें जो है हम निकाल सब सकते हैं। सब पता लग जाता है। वैसे मैं आपको एक बात और बताता हाँ। हूँ। अभी बात हो रहा था प्रेम संबंधित बातों हुँ, के ऊपर, हुँ, तो कई सारे हमने लड़कियों के लिए तो बात कर ली, हुँ। लेकिन युवाओं का क्या? हाँ, कई युवाओं सारे युवा जो हैं प्रेम विवाह करना चाहते हैं हाँ, और मामला फँस जा रहा है इंटर कास्ट। हाँ, सही बात है, इंटरकास्ट पे हाँ। हाँ, तो इंटर कास्ट वालों के लिए कुछ मैं पॉइंट्स दे देता हूँ, ताकि अपने फैमिली को आप ये क्लिप दिखा कर के बता सकते हैं। ये सवाल मैंने काफ़ी मतलब लोगों से किया है, और अभी मैं ये सवाल रखता हूँ जनता के सामने भी, खोज करके लाइएगा। लोग कहते हैं इंटर कास्ट मैरिज का मतलब वर्ण संकरता, हुँ, यानी कि जो संतान उत्पन्न होगा वो उतना विलक्षण बुद्धि वाला या उतना शक्तिशाली नहीं होगा जितना उस वर्ण से संबंधित संतान होता है। तो कई बार क्या होता है कि एक उदाहरण मैं देता हूँ। हुँ, ब्राह्मण थे ऋषि विशर्वा, हुँ, और क्षत्रिय थी कैकसी, हुँ, राक्षसी। हुँ, क्षत्रिय थी चाहे शूद्र थी, हुँ, कैकसी राक्षसी का जो वर्ण रहा हो, तो वो रही थी। तो ब्राह्मण और कैकसी का जब मेल हुआ, विवाह हुआ, तो उसमें जो उत्पन्न हुआ वो रावण उत्पन्न हुआ। हुँ, रावण तो वर्ण संकर हो गया। हुँ, कलयुग में वर्ण संकरता जब मान रहे हैं, तो त्रेता में तो और जबरदस्त मानना हुँ, मानना था। हुँ, रावण में उतनी शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए थी। हुँ, लेकिन रावण का एक एक बार आप ये देखिए कि जब भगवान राम जी को रामेश्वरम शिवलिंग का स्थापना करना था, तो वहाँ पर जामवंत जी से पूछा गया, इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है? उस समय ऋषि महर्षि बहुत हुआ करते थे, कलयुग से भी ज़्यादा हुआ करते थे, तपस्वी खूब होते थे। हुँ, उतने तपस्वी को भी नहीं ध्यान दिया गया, उतने ऋषियों को याद नहीं किया गया, बोला गया इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण रावण है, हुँ, और रावण ही शंकर जी के शिवलिंग का स्थापना करेगा। और बहुत प्रयोजन बना करके युद्ध से पहले रावण को बुलाया जाता है, तो हुँ, कहा जाता है कि शिव के भक्त कहलाते हो रावण, क्या शिव की पूजा ठुकराओगे? और हुँ, ऐसा कह करके अपने शत्रु का पूजा करने रावण पहुंच जाता है, और शत्रु को आशीर्वाद भी देता है कि जिस उद्देश्य से पूजा करने आए हो वो उद्देश्य तुम्हारा पूरा होगा। तो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण उस समय रावण था, जो कि अगर अभी की माने तो वर्ण संकर था, हुँ, दो वर्णों के मेल से बना था। लेकिन उसने बड़ा अच्छा एक कृत्य भी करके गया कि हुँ, अपने पूरे कुल को वैकुंठ पहले पहुंचाया और बाद में रावण गया। हुँ, तो ये जो बात है, ये वर्ण संकरता का पावर रहा, उसमें भी पावर है। तो ये जो कास्टिज़्म है, ये बहुत ही अलग चीज़ है। कास्टिज़्म एग्ज़िस्ट करता है, मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। हुँ, लेकिन ये इंटर कास्ट मैरेजेस जो होते हैं, उसका उसका बहुत ज़्यादा जो विरोध होता है, उसके विरोध को इतना सपोर्ट नहीं करता। करना है, अगर मेल बैठ रहा है अपने कास्ट में करिए, हुँ, किसी को इंटर कास्ट करना है तो वो भी करने दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक उपवाद है हुँ, कि जो भी पुरुष होगा, पुरुष के वर्ण को और पुरुष के गोत्र को हुँ, कन्या धारण करने वाली है। हुँ, तो अगर पुरुष जो है, मान लीजिए कन्या अगर ब्राह्मण है हुँ, और पुरुष क्षत्रिय है, हुँ, तो वहाँ पर कन्या क्षत्रिय बन जाएगी। अगर ब्राह्मण के रीति-रिवाज आदि मानती थी, ब्राह्मण के देवी-देवताओं को मानती थी, क्षत्रिय बनने के बाद वो चीज़ें छूट जाएँगी, और
खाने में भी बहुत ज़्यादा अंतर आएगा, क्योंकि अगर आप पूर्ण रूप से शाकाहारी परिवार से रही हैं, हुँ, तो वहाँ पर मांस खाना भी पड़ेगा, और उसका जो पाप पुण्य का जितना पहले का, क्योंकि क्षत्रियों के ऊपर में युद्ध का भी एक भार होता है, हुँ, और वो जो युद्ध का भार, युद्ध का जो ऋण हुँ, होता है उनके हुँ, जीवन पे होता है, वो ऋण आपके ऊपर और आपके बच्चे के ऊपर आएगा। वहीं अगर वैश्य हैं, क्षत्रियों में विवाह कर रहे हैं या हुँ, क्षत्रिय ब्राह्मण में विवाह कर रहे हैं, तो वहाँ पर कन्या का जो फिर से अगेन गोत्र है, वो ब्राह्मण का गोत्र बनेगा। तो जो भी चीज़ें हैं, इतना डिफ़रेंस होगा, अगर वो डिफ़रेंस को आप लेके चलने के लायक है। अगर आप ये सोचिएगा कि ब्राह्मण कन्या है, क्षत्रिय से विवाह हुआ है, तो जो संतान उत्पन्न होगा वो ब्राह्मण होगा, वो नहीं हुँ, होगा, वो क्षत्रिय ही होगा। हुँ, अगर क्षत्रिय कन्या है, ब्राह्मण से विवाह हुआ है, तो क्षत्रिय बच्चा नहीं उत्पन्न होगा, क्षत्रिय के कुछ गुण लेके आएगा, लेकिन वो होगा ब्राह्मण। तो यहाँ पर पुरुष का जो वर्ण होगा, वही लेकर चलना पड़ेगा, और वही वाला जो वर्ण संकर संतान है, वही आगे बढ़ेगा। तो अगर आप ये सोचिएगा कि उसका ब्राह्मण वाला सिस्टम से यज्ञोपवीत हो जाए, हुँ, और क्षत्रिय वाला सिस्टम से उसका अलग पूजा-पाठ चलने लग जाए, तो वो भी ऊट-पटांग होगा, विरोधाभासी होगा। तो जो पुरुष का वर्ण होगा, जो पुरुष का धर्म होगा, उसको लेके चलेगा। यहाँ पे लोगों के अंदर केओस उत्पन्न हो जाता है, हुँ, बहुत ज़्यादा। तो केओस उत्पन्न होने के पीछे का बहुत बड़ा भाव यही है। ये केओस जो है एक और जगह उत्पन्न करेगा ये वाला केओस। अ, ब्राह्मण अगर साधक परिवार का है, उसके हुँ, परिवार में किसी ने साधना करी है, हुँ, अपने ब्लड में 3-4 पीढ़ी हुँ, पहले की साधना अगर किसी ने करी है, तो उसके ब्लड में, उसके ब्लड लाइन में वो वाली साधना आवाहित है। हुँ, और यदि वो ब्राह्मण व्यक्ति अगर अनन्य वर्ण में, यहाँ पर ये धार्मिक वर्ण है, यहाँ पर पॉलिटिकल मत लीजिएगा इसको, हुँ, अनन्य वर्ण में जाता है, जैसे बेटी दिया, हुँ, तो बेटी दिया तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली है कि प्रणाम और संधि मिलान की क्रिया हुँ, में पैर छुआ जाता है कुछ हुँ, कुछ स्टेप्स में। तो अगर वहाँ पे साधक परिवार के ब्राह्मण ने उस परिवार के व्यक्ति का पैर छुआ, जिसके परिवार में साधक रहे नहीं पिछले हुँ, जनरेशन्स में, या उस शक्तियों का आवाहन वहाँ पे नहीं रहा है, हुँ, तो पैर छूने से जिस व्यक्ति का पैर ब्राह्मण ने छुआ है, उसकी आयु घट जाएगी, घट जाएगी। घट जाएगी। हाँ, कई सारे अगर बहुत प्रबल साधक है, तो सवा महीने के अंदर आयु समाप्त हो जाती है, हुँ, मृत्यु होती है। जैसे गुरु आदि पद पे जो लोग बैठे रहते हैं, अगर बाई चांस आपका पैर या किसी का हुँ, पैर ऐसे टच कर लें, जिनके पास साधना बल नहीं है, हुँ, तो वहाँ पर उसकी आयु घट जाती है, जिसका पैर टच हुआ है। तो इसीलिए ये कह ये भी एक बड़ा चीज़ ये है भी कि इसलिए कहा जाता है कि कि ब्राह्मण से पैर नहीं छूना चाहिए, ये हाँ, भी एक हाँ, रीज़न हाँ, है, यही हाँ, एक हाँ। रीज़न है ये क्या? भी एक बड़ा रीज़न है। अगर वहाँ पे टच हो जाता है, तो फिर वो दिक्कत देगा। ब्राह्मण से भांजे से, हुँ, बेटी से, हुँ, कोई भी स्त्री के ऊपर ज़्यादा वर्ण भेद नहीं लगता है। वहाँ पे बेटी से शक्ति आ जाती है उसके ऊपर। बेटी से, दामाद से पैर नहीं छुआना चाहिए। अगर छुआते हैं तो बहुत बड़ा नाश होता है, क्योंकि आपका बहुत सारा पुण्य जो है, वो खिंच जाता है। उस पुण्य को आप उस पुण्य का भार नहीं ले सकते हैं। और वो दिक्कत देता है, उत्पन्न करता है। तो ये बात भी ध्यान में रखना है कि इसी यही कारण होता है कि जैसे बेटियाँ जैसे जो हैं अपने वर्ण से दूसरे वर्ण में जब जा रही हैं, तो वहाँ पर उनके खानदान में साधना बल है, तो फिर जो इधर खानदान में जो लॉस होगा, उसका पाप बेटी के ऊपर आ जाता है। तो ये भी हो जाता है। तो वर्ण संकरता में देखा जाए तो अगर शूद्र हैं, वैश्य में जा रही हैं हुँ, लड़कियाँ, या वैश्य क्षत्रिय में जा रही हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण में जा रही हुँ। हैं, तो वहाँ पे साधना खंडन नहीं है, तो वहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर दूसरे फ्लो में जा रही हैं, तो वहाँ पे साधना खंडन का योग लग सकता है। जी, सुमित जी, आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। हुँ, हो भी गया, हालाँकि पूरा जी, शूट हो ही चुका है और जो देखेंगे उन्हें भी बहुत मज़ा आने वाला है। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस पॉडकास्ट में चार चाँद लगा दिया। बहुत कैज़ुअली हमने बात की, बहुत जी, सारी जी। बातें की हैं। आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं चाहूँगी अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि अगला हम कभी पॉडकास्ट करें तो उन क्वेश्चन्स को हम ले पाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद, यू। नमस्कार, हर हर महादेव।